स्टॉक्स और ऑप्शंस, मनी और हैप्पीनेस, अंबानी और अडानी। मेरे फादर ने मुझे इन्वेस्टिंग के बारे में सिखाया। मेरे फादर मिल्क सप्लायर थे, मतलब ड्रम्स लगा करके घर घर पे जा करके मिल्क सप्लाई करते थे। बट उनको इन्वेस्टमेंट की नॉलेज थी, और ऐसा नहीं था कि उनकी इनकम अच्छी नहीं थी। इट वाज लाइक कि 80s 70s का टाइम था। और मेरे जो ग्रैंड फादर हैं, उनका पूरा वो ही था कि भैंसे वैसे हुआ करती थी, तो वो बर्न हो गए थे। उनके साथ में उनके ब्रदर्स थे, उन्होंने कब्जा कर लिया। मतलब जो है रियल में ऐसा होता है, जो हम सीरियल्स में देखते हैं, वही रियल स्टोरी है। कंडीशन ऐसी हुआ करती थी कि उनकी एक चप्पल एक वक्त हो गई, और वो 2 बार 8 किलोमीटर के चक्कर लगा के आए, सिर्फ से पैदल और साइकिल पे। मेरे दादा हैं, और उनके जो फादर थे वो सब पाकिस्तान से आए थे, बिकॉज वी बिलोंग टू सिंध। इन्वेस्टिंग जो है मेरे अंकल से सीखी, मेरे फादर से सीखी। पोजिशनल ट्रेडिंग मैंने मेरे ब्रदर से सीखी। हमने 20-30 हज़ार तो ऐसे उल्टी सीधी कंपनियों में लगाए थे, जो कि किसी काम के नहीं। पर हमने बीच बीच में एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दिया अवंती फीड्स। और अवंती फीड्स में हमने लगभग पूरा इन्वेस्टमेंट करके 99,000 1 लाख रुपए लगभग लगा दिया, अलग अलग लेवल पे इन्वेस्ट करके। उस टाइम 42,000% का रिटर्न था, 42,000% का। एक चीज का पता नहीं, मुझे तुक्का पता चल गया कि जब ये पैर छूता था, मुझे कभी 1 रुपये दे रहे, कभी 2 रुपये दे रहे, कभी 5 रुपये दे रहे। मलेशिया भी मैं बोलूँगा कि वहाँ के लोग सबसे डिसेंट है। मतलब अगर आप किससे बोलोगे कि मुझे यहाँ पे जाना है, वो पर्सन आपका हाथ पकड़ के आपको वहाँ पे छोड़ के आएगा। चाइना में तो कहीं पे भी जाओ, वेज का उनको पता ही नहीं। इवन दुबई के अंदर भी यही है, उनको पूछो वेज क्या, वेज तो वो बीफ दे देंगे आपको। आज भी हम 158% या 160% के आसपास मार्केट कैप से, मतलब जीडीपी से ऊपर खड़े हैं मार्केट कैपिटल। घर की गृहिणी पढ़ती है, हाउस मेकर्स पढ़ती हैं, फीमेल्स पढ़ती हैं। अगर उनको ऐसा बोला जाए कि स्टॉक मार्केट यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, इतनी कंपाउंडिंग हो गई, गृहिणी भी ये सब कर सकती है। जब मान के चलो कि ये एक ऐसा टाइम आ चुका है जहाँ पे मार्केट क्रैश की प्लानिंग चल, फीमेल्स को लगता है हाँ शी कैन डू इट, आई कैन ऑल्सो डू इट। तो वो जब माइंड में आ गया ना, तो वो स्टार्ट करेगी कहीं ना कहीं से। अब वो क्या करेगी, इसको पता नहीं है। सबसे पहले इधर उधर से पूछेगी कौन से स्टॉक खरीदूं, न्यूज़ चैनल देखेगी, CNBC या जो भी, खरीद लेगी वही स्टॉक, फिर पैसा गया। हेलो संजय जी। हेलो। तो कैसे हो आप? बस बढ़िया हूँ, आप बताइए। ऑल गुड, ऑल गुड। तो संजय जी, आप अपने बारे में बताइए कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था? तो मैंने काफ़ी प्रोफेशनल कोर्सेज करे हुए हैं। मैंने CFA करा है, CFP भी करा हुआ है। इसके अलावा भी मैंने कुछ एक प्रोफेशनल कोर्सेज करे हैं। इसके अलावा मैंने ट्रेडिंग से रिलेटेड, मतलब सबसे पहले मैंने इन्वेस्टमेंट अपने फादर और अंकल से सीखा था। वो काफ़ी नोन है, मेरे अंकल, और वो काफ़ी चैनल्स पे भी आते रहते हैं। बट उनको बस थोड़ा सा ये है कि मैं कल को आर्य बनता हूँ, क्योंकि वो भी एक आर्य है, कि वो उनका नाम लेने के लिए उन्होंने मना करा कि कल को कुछ भी कॉन्स्पिरेसी होती है तो प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए भी उनके लिए भी। बाकी मैंने उनसे सीखा। मैंने एक बुक भी लिखी थी, वो उनकी ही टीचिंग पे है, जो कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। मेरे फादर ने मुझे इन्वेस्टिंग के बारे में सिखाया। दो काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से थे हम। मेरे फादर मिल्क सप्लायर थे, मतलब ड्रम्स लगा करके वो घर घर पे करके मिल्क सप्लाई करते थे। बट उनको इन्वेस्टमेंट की नॉलेज थी, और ऐसा नहीं था कि उनकी इनकम अच्छी नहीं थी। इट वाज लाइक कि 80s 70s का टाइम था, और अच्छा था। मेरे जो ग्रैंड फादर हैं, थोड़ा सा मैं हम्बल बिगनिंग पूरी बता देता हूँ अपनी, कि उनका पूरा वो ही था कि भैंसे वैसे हुआ करती थी, बट वो बर्न हो गए थे। अच्छा, उनके कुछ इशू हो गया था, वो नींद में ही बर्न हो गए थे, कुछ आग लग गई थी। अच्छा, तो सब कुछ मतलब एनिमल्स वो हम उसके साथ भी एक स्टोरी है। तो उनके साथ में उनके ब्रदर्स थे। अच्छा, तो वो सब उन्होंने कब्जा कर लिया। मतलब जो है रियल में ऐसा होता है, जो हम सीरियल्स में देखते हैं, वही रियल स्टोरी है। इवन के ब्रदर सीरियल, उन्होंने वो ले लिया सब कुछ। तो मेरे फादर को 8th तक की स्टडी करनी पड़ी उनको। उन्होंने वैसे बाद में करी, लेकिन उस टाइम पे 8th तक ही छोड़ करके उनको काम में लगना पड़ा। एंड बाकी भी उनके जो एल्डर ब्रदर्स थे, सब ने ही काम, मतलब बहुत जल्दी ही उनको अपनी स्टडीज छोड़ करके ये करना पड़ा, स्टडीज छोड़ के करना पड़ा। बिल्कुल, क्योंकि सब कुछ चला गया था। सब कुछ जो मेरे ग्रैंडफादर के जो ब्रदर्स थे, सब कुछ उन्होंने ले लिया। तो ये एक बहुत बड़ा इशू बन गया था। और फिर उन्होंने अपनी मेहनत करी, तो वैसे काफ़ी और भी आगे हो जाते, लेकिन उन्होंने फिर से जीरो से स्टार्ट करा, फिर काफ़ी अच्छे लेवल पे करा। आज हमारे पास उनके पास एक फैक्ट्री भी है, प्लस इन्वेस्टमेंट में उन्होंने एक अच्छा खासा कॉर्पस बनाया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आपके फादर की स्टोरी इतनी अच्छी है, लाइक इतनी इंटरेस्टिंग है। तो उन्होंने जब ये सब हो गया था, उसके बाद उन्होंने
किस किस स्टेज से स्टार्ट किया और क्या करके फिर से दोबारा बिल्डअप किया सब कुछ, इस बारे में थोड़ा बताओ। तो उनकी परिस्थिति तो ऐसी थी कि अगर पहले उनके पास में एक जैसे हमारे पास स्लीपर्स होती है, आज हम बहुत अफोर्ड कर सकते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो पहले नॉर्मल 80s के टाइम पे बहुत नॉर्मल चद्दरें, मतलब चप्पलें आती थी, है ना, मतलब हवाई चप्पल या जो भी है, और उस टाइम पे वो शायद 1 रुपए की कुछ की आती थी। लेकिन कंडीशन ऐसी हुआ करती थी कि उनकी एक चप्पल एक वक्त हो गई और वो 2 बार 8 किलोमीटर के चक्कर लगा के आए, फिर से पैदल पैदल और साइकिल पे, वो और उनके ब्रदर की वो मिल जाए। तो ऐसी कंडीशन थी, वहां से उन्होंने मेहनत करी, बहुत छोटी एज से 13-14 की एज से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल पीरियड रहा। और उसके साथ में उन्होंने वो स्टॉक मार्केट का जब से 78-79 से वो जैसे जैसे आने लग गया सेंसेक्स का, तो पहले अमेरिकन मार्केट का थोड़ा थोड़ा नॉलेज उनका कुछ मिल जाता था। तो ये इंसिडेंट हो गया था जो फायर एंड ऑल। हाँ, उसके बाद की बात है, क्योंकि वो एकदम से सब कुछ चला गया, मतलब जितना भी था। इससे पहले और प्रॉब्लम थी कि वो मेरे दादा हैं और उनके जो फादर थे वो सब पाकिस्तान से आए थे, बिकॉज वी बिलोंग टू सिंध। तो जब वो पार्टीशन हुआ तो उस टाइम पे जब वो आए तो उनका जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, गोल्ड था, सब वहीं रह गया। अच्छा, तो फिर उन्होंने स्टार्ट करा, फिर वो जब एक्सपायर हो गए तो फिर सारा चला गया, फिर सब चला गया, तो फिर वही सारा। लाइक आपके फादर ने काफी टाइम जीरो से स्टार्ट किया, वो काफी टाइम ऐसा फेज देखना पड़ा कि उनको जीरो से स्टार्ट करना। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इवन वो 10 भाई बहन थे, तो उसमें से 5 सिस्टर्स थी, तो सबकी मैरिज करवाई है। अच्छा, हाँ। अकेले। हाँ, अकेले उन्होंने 3 सिस्टर्स की करवाई, मैनेज कराई, बाकी 2 की बड़े भाइयों ने भी हेल्प करी थी उनके। फिर भी उन्होंने बहुत कुछ अपने दम पे किया है। बिल्कुल बिल्कुल, काफी मेहनती, और मतलब उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मतलब मैं कोई काम छोटा कर रहा हूँ या ऐसा कर रहा हूँ। और उनके लिटरली अच्छा इनकम भी थी, कि अगर देखा जाए तो काफी लोग सोचते कि ये काम छोटा है, नहीं करना चाहिए। लाइक ही हैज द नेवर गिव अप एटीट्यूड। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने कभी ये चीज भी नहीं सोची कि दिस इज अ स्मॉल थिंग, या फिर मुझे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं ये करता हूँ, क्योंकि वो 20s तक भी कर रहे थे, अर्ली 20s तक, जब उनके पास एक कॉर्पस भी अच्छा हो गया था तो भी वो कर रहे थे, क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट की नॉलेज थी, अच्छा समझ रहे थे, बीच में लॉसेस भी कर रहे थे, ऐसा नहीं इन्वेस्टमेंट के बारे में, क्योंकि मैनिपुलेशन तो हर बार रहती है मार्केट में, लेकिन वो सीख सीख के कर रहे थे। लेकिन और उनके पास में अर्ली 20s में बहुत अच्छा एक कॉर्पस बन गया था। ओके। पर उसके बिटवीन क्या है कि वो इन्वेस्टर थे और बीच बीच में पोजिशनल ट्रेड टाइप ऑफ थिंग्स करते थे। फिर मेरे ब्रदर जो है वो भी पोजिशनल ट्रेडर है, उनसे मैंने पोजिशनल ट्रेडिंग सीखी। ओके, लाइक ये आपके फैमिली जनरेशन से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग कोई भी नहीं करता था, ट्राई सबने करी है, पर सबने लॉसेस करे थे। मैंने भी बहुत अच्छे खासे लॉसेस करे हैं, उस पर मैं आऊँगा। लेकिन सबसे पहले मैंने इन्वेस्टिंग जो है मेरे अंकल से सीखी, मेरे फादर से सीखी। पोजिशनल ट्रेडिंग मैंने मेरे ब्रदर से सीखी, एंड वो इसमें आज भी ट्रेड करते हैं। अब उनका एक बिजनेस भी है, फैक्ट्री भी है, वो भी संभालते हैं और ये भी करते हैं। लाइक पोजिशनल ट्रेडिंग आप स्टॉक्स में, इंडेक्स में, किस में बेसिकली? बिल्कुल, कंप्लीटली इक्विटी में। इक्विटी में, क्योंकि अगर उनको जैसे दिखता है कि ब्रेकआउट है या कुछ है, तो वो अकॉर्डिंगली एलओपी पे, लॉ ऑफ पॉलिटी के अकॉर्डिंग एंट्री ले। लाइक इक्विटी मतलब कि ओनली स्टॉक्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इक्विटी मतलब कि स्टॉक्स की, चाहे वो फिर स्मॉल कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे लार्ज कैप हो, और वो अच्छे पोजीशन बनाते हैं। एक जगह पे सारी पोजीशन नहीं लेते हैं, एक्यूमुलेशन डी एक्यूमुलेशन करते हैं। मैंने उनसे ही सीखा ये कि मल्टीपल जगह पे वो बाइंग करते हैं, मल्टीपल लेवल्स पे, और मल्टीपल लेवल्स पे ही वो स्टॉप लॉस या फिर टारगेट बुकिंग करते हैं। तो एक जगह पे वो एंट्री एग्जिट का जो लोग बहुत ज्यादा क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, इवन मैं ऐसे भी लोगों से मिलता हूँ या मेरे कई स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ये तक नहीं पता होता कि आप इक्विटी जितनी वो खरीदते हैं, 200 की 200 या 100 खरीद ली, तो उनको लगता है वो 100 एक साथ ही बेचनी पड़ेगी। उनको ये नहीं पता होता कि आप एक भी अलग बेच सकते हो या फिर 10 भी अलग खरीद सकते थे। तो काफी लोगों को ये भी नहीं पता, ये आज भी ऐसा है। और मैंने देखा है कि वो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके बैठे, बट दे डोंट हैव दिस मच नॉलेज। तो मेरे को लगता है नॉलेज के बिना स्टॉक मार्केट में नहीं जाना चाहिए। मैं बहुत हेल्प, मतलब ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ कि मेरे पेरेंट और अंकल एंड इवन मेरे जो ब्रदर है, उन्होंने मुझे सिखाया। देन मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग अपने आप स्टार्ट करी। मैंने कहा इसमें मजा नहीं आ रहा। हाँ, मतलब एक डोपामाइन चाहिए कि वो एक इंजेक्शन लगता है ना, कि वो स्पाइक जाती है, और काफी लोग कर भी रहे थे, तो अच्छा लगा कि मेरे को करके देखते हैं। बीच में बहुत ज्यादा इसमें फेज भी आया है कि सब इंट्राडे, बैंक निफ्टी। बिल्कुल बिल्कुल, पर मेरा तो बहुत पहले का था, जब तो इतना कुछ करते ही नहीं थे। ये तो 2020 के बाद से बहुत ज्यादा हुआ है, जब कोविड आ गया था। 2019 में भी स्टार्ट हो गया था धीरे धीरे,
लेकिन उससे पहले मैं तो ये 2012-13 से मतलब स्टार्ट करा था सीखना। पहले मैंने इक्विटी का इंट्राडे ही करा था, मैं फिनो में इतना ज़्यादा। आपने बेसिकली ट्रेडिंग स्टार्ट कब से करती थी, जब आपने पर्सनल? मैं 2011 में अराउंड 17 का था, और 17-18 के मिड का था। 11th क्लास का 12th क्लास मेरा चल रहा था। 11th में हमने पर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट लिया था हमारा, जब मैं 11th में था, क्योंकि मैं कॉमर्स में आया था तो मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आने लग गया बैलेंस शीट और ये सब पढ़ने का। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आती थी। मेरा फ्रेंड है अभिनव, उसके फादर के अकाउंट में हमने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करा, क्योंकि मेरे फादर ने मुझे मना कर दिया, आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दोगे, पैसे दिखने लग गए। तो फर्म से चुप चुपा करके हमने स्टार्ट कर दिया, और उन अंकल ने हमें पैसे दे दिए कि चलो ठीक है, आप सीख रहे हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है, लॉस विल बी। आपके फ्रेंड के फादर? हाँ, अभिनव है, उनके फादर है, वो भी बहुत अच्छे हैं, मतलब थोड़े से मतलब अलग नेचर है, मस्ती भी करते हैं पर गुस्सा भी आता है, तो वो बड़े एक जॉली नेचर। जॉली नेचर है। तो उन्होंने पैसे दिए थे, हमने 20-30 हज़ार तो ऐसे उल्टी सीधी कंपनियों में लगाए थे जो कि किसी काम के नहीं, पर हमने बीच बीच में एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दिया अवंती फीड्स। उसके पीछे क्यों करा वो बताता हूँ मैं, पर अवंती फीड्स में हमने लगभग पूरा इन्वेस्टमेंट करके 99,000 1 लाख रुपए लगभग लगा दिया, अलग अलग लेवल पे इन्वेस्ट करके। उस टाइम पे वो स्टॉक सस्ता था, 2017-18 में हमने उसको निकाल दिया कम्प्लीटली, 17-18 के बीच में। तो उसमें आप प्रॉफिटेबल में? 42,000% का रिटर्न था, 42,000 का। हमने वो 1 लाख पे डिविडेंड मिला करके करीबन 4 करोड़ रुपए निकाले थे। और 2 इयर्स में ओनली? नहीं, ये 2017-18 में 6 से 7 साल चला ये। 6 से 7 साल में फिर भी 42,000%? बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा कंपनी थी। इसके पीछे सिंपल सा हमने ये रीजन लगाया था, कैश फ्लो उनका अच्छा चल रहा था, फ्री कैश फ्लो उनके पास अच्छा था। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो उनकी जो शेयर कैपिटल थी वो रेगुलर बेसिस पे सेम थी, मतलब कि ना तो वो ओनर से पैसा ले रहे थे, हाँ, ना वो डेट बढ़ा रहे थे अपना। तो ना तो डेट इंक्रीज हो रहा था, ना शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही थी। हाँ। लोग मोस्टली क्या करते हैं कि कंपनीज को जब फंड चाहिए होता है तो 3 तरीके हैं, या तो वो अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर ली, ठीक है। सेकंड होता है या तो वो अपने प्रॉफिट जो आ रहा है वो तो री इन्वेस्ट हो गए, या फिर ओनर से फ्रेश इशू करवा लिया, या फिर नया एफपीओ लेके आ गए, या फिर उनको ही बोल दिया कि राइट इशू आ गया, तो वो हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका होता है हमारे पास में कि जो डेट होता है बैंक से ले लिया, या फिर हमें डिबेंचर्स, पब्लिक को डिबेंचर्स दे दिए, या फिर एफआईआईस डीआईएस को डिबेंचर्स दे दिए। तो 3 तरीके होते हैं, ना तो कंपनी के पास में शेयर कैपिटल बढ़ रहा था, मतलब ना तो ओनर से वापस पैसा लिया, ना फिर किसी से उधार लिया, और प्रॉफिट को ही री इन्वेस्ट करके असेट्स बढ़ते जा रहे थे। बस ये इतना सिंपल कैलकुलेशन लगा करके हम यही ध्यान देते थे कि कौन सी कंपनी है जो अपने कैश पे ही, अपने प्रॉफिट से ही री इन्वेस्टमेंट कर रही है और अपना उसको बढ़ाती जा रही है। तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। तो इसमें थोड़ी डिटेलिंग में जाते हैं। बिल्कुल, ठीक है। जैसे अवंती फीड्स आपने स्टॉक सिलेक्ट किया 2011-12 में, तो 11 के बाद वो आपको स्टॉक जो है आपको किसी ने सजेस्ट किया, आपने खुद दोनों ने मिलकर स्टडी की, इसके पीछे क्या राज था? एक्चुअली हुआ तो ये था कि हमारे पास में 70-80 कंपनीज पे हम रिसर्च कर रहे थे। हाँ। उसमें से एक ये कंपनी भी थी। हम क्योंकि उस टाइम पे इतना टेक्नोलॉजी इतना अच्छा नहीं था कि हमें ना मतलब कंप्यूटर पे जाकर के इजीली, जैसे आजकल स्क्रीनर बहुत अच्छे हैं, पहले इतना अच्छा नहीं हुआ करता था। लेकिन क्या होता था कि न्यूज़पेपर्स में हम थोड़ा थोड़ा देखते थे, और वहाँ पे जो स्टॉक्स क्लिक होते थे ना, उस पर स्टडी स्टार्ट कर देते थे। तो हमने ऐसे 70-80 स्टॉक्स का बनाया था। पहले हमने 150 का बनाया था, उसमें से कट डाउन करके 70-80 में पहुंचे, और इवन हमने 500 रुपए भी कई कंपनीज में लगा दिए, ऐसे कि 300, 400, 500। उसको तो हमने थोड़ा थोड़ा निकाल दिया, कईयों में लॉस भी हुआ, बट हमें पता था कि 1-2 कंपनीज में हमारा एक अच्छा होगा। उसमें उसी टाइम पे हमने थोड़े टाइम बाद 1-2 कंपनीज में और भी पैसा लगाया था, उसमें भी अच्छे रिटर्न्स आए थे, मतलब पर इतना रिटर्न नहीं आया जितना हमने अवंती और उस टाइम पे मार्केट में थोड़ी बुलिशनेस ज्यादा आती थी और मूवमेंट ज्यादा होती थी, जैसे स्टॉक्स नहीं इतना नहीं रहता था। मैंने 2008 का फेज तो देखा ही नहीं, जहाँ पे मार्केट एकदम गिरा था और वापस से ऊपर जा रहे थे। लेकिन हाँ, ये हुआ था कि जब 2013-14 के इलेक्शंस हुए थे, जब बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ गई थी, जब वापस से वो पॉलिटिकल बन जाएगा, लेकिन मैं व्यूअर्स को ये बोलूंगा कि आप उसको पॉलिटिकली मत लेना। ये जब मोदी सरकार वापस से आई थी तो बहुत ज़्यादा वापस से वो फ्लक्चुएशंस आने लग गए थे मार्केट में, बहुत बुलिश था। फिर 2016 में मार्केट एकदम ऑलमोस्ट क्रैश फील था वो, क्योंकि वो अगेन लीप ईयर था। काफ़ी लोगों को पता है कि मतलब है ना, वो सिर्फ एक लीप ईयर छोड़ के एक लीप ईयर में आता है, मतलब हर 8 साल में एक आता है। पर अगर अब वो देखें, अगर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखें तो 15-16 में भी एक फॉल था, और 19-20 का तो लोगों को पता ही है।
और इसके अलावा भी आप अगर 11-12 देखेंगे तो वहाँ पे भी फॉल था, तो हमें सस्ते स्टॉक्स है ना उसी कारण से मिल गए वहाँ पे कि 10-11-12 में। और स्टॉक्स में जब इतना मैनिपुलेशन नहीं था, आज के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट खुद भी बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन कर रही है मार्केट में। उनको ऐसे स्टेटमेंट यूज नहीं करने चाहिए जो कि हम नॉर्मल पब्लिक यूज नहीं कर सकती। नॉर्मल पब्लिक को अलाउड नहीं है कि जब तक आप एक आरए नहीं है, रिसर्च एनालिस्ट नहीं है, आप ये जाकर के पब्लिकली बोल नहीं सकते कि कल स्टॉक मार्केट उठेगा या नीचे होगा। काफी लोग ऐसे बोल रहे हैं बिना आरए के लाइसेंस के। हाँ, कुछ पॉलिटिशियंस भी बोल रहे हैं। हाँ, पर अभी जब इलेक्शंस आने वाले थे उससे जस्ट पहले काफी पॉलिटिशियंस के ऐसे स्टेटमेंट आए थे कि मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसे होगा। तो ये एक काफी ज्यादा मैनिपुलेशन को बढ़ाता है और मुझे लगता है ऐसे नहीं होना चाहिए। इससे काफी लोगों को लॉस होता है, क्योंकि विदाउट नॉलेज जब कोई पॉलिटिशियन पे भरोसा करता है तो उनको लगता है कि पॉलिटिशियन बोल रहे हैं, हाँ, ये हो गई, तो फिर जैसे हम इस टॉपिक पे बात कर ही रहे हैं, तो अभी हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई और उसमें एक्विजिशंस लगे सेबी पर, तो उस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मुझे ऐसा लगता है कि पहले हो सकता है देयर कैन बी टू वेज। मेरे को एक्चुअली इतना डिटेल में अंदर का नहीं पता। मैंने रिपोर्ट दोनों टाइम पढ़ी थी, अभी भी पढ़ी थी और इससे पहले भी पढ़ी थी। और थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हुआ कि हम जितना इजी समझते हैं ना चीजों को, हाँ, ये उतना तो नहीं है। एक्चुअली हमें अगर ऐसा लग रहा है कि ये हिंडनबर्ग अकेला उसको टारगेट कर रहा है शॉर्ट सेलिंग के लिए, तो हो सकता है देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी, मैं नहीं बोल रहा 100%, बट देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि अदानी खुद मिला हुआ हो इसमें। हाँ, कि वो खुद ही अपने स्टॉक को शॉर्ट सेल करवा रहा हो, या फिर वो खुद ही अपने स्टॉक में कुछ ऐसी पोजीशन क्रिएट करना चाहता हो कि उसको प्रॉफिट बुकिंग करनी हो, या फिर वो खुद नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ सेबी, बट जैसे आप मेरे फ्रेंड हो या फिर आप मेरे फ्रेंड हो, तो मैं आपको बोल सकता हूँ इनडायरेक्टली। हमारे डायरेक्ट कनेक्शंस नहीं होने चाहिए, बट बहुत पीछे पीछे के कनेक्शंस बना करके वी कैन डू इट, और ये बहुत इजीली पॉसिबल है। ठीक है, तो अब उनको अगर प्रॉफिट बुकिंग करवानी थी या कुछ ऐसा करवाना था, तो वो अगर उनको स्टॉक्स को बेचना है ना, और अगर जब इतने भयंकर स्टॉक्स बेचने होंगे 5%, 10% किसी भी कंपनी के, तो एक क्वेश्चन रेज हो जाएगा कि एकदम से स्टॉक इतना डाउन कैसे हुआ। लेकिन जब एक न्यूज आ जाती है और उसके बाद में एक स्टॉक गिरता है, तो फिर कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, सबको ये माइंड में आ जाएगा कि ये तो इस कारण से गिरा। सो एवरी सेलर नीड्स अ बायर टू बुक द प्रॉफिट, एंड देयर हैज टू बी अ रीजन फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स। कि मतलब रिटेल इन्वेस्टर को अगर मैं किसी बिना रीजन के बोल दूंगा ना कि ये स्टॉक मार्केट गिरा, ये स्टॉक्स गिर रहे हैं, ये पर्टिकुलर सेक्टर गिर रहा, क्वेश्चंस उठ जाए। हाँ, तो वो ऐसा सोचेंगे ऐसा क्यों हो गया, ये क्यों हो गया। आप देखना, जब भी आप CNBC या NDTV या किसी भी स्टॉक मार्केट के चैनल पे जाओगे, तो वो आपको 100 में से 2000 टाइम में से सिर्फ 2 बार आपको बताएंगे कि आज प्रॉफिट बुकिंग के कारण मार्केट गिरा है। 1998 बार वो आपको बताएंगे आज रूस का ये झगड़ा हो गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एवरी सेलर नीड्स अ बायर। मार्केटिंग का तरीका होता है, तो वो मार्केटिंग यहाँ पे क्या आती है कि ये स्टॉक मार्केट में ये कलेश हो गया, हाँ, इस कारण से मार्केट गिरा है। तो जैसे इस बार पहले इतनी हाइप बनी थी, हाइप अभी भी जो रिपोर्ट आई थी कि नेगेटिविटी आ सकती और है। इसमें मैं एक और चीज ऐड करूंगा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि हो सकता है अदानी जी हो इसमें, हो सकता है जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हो, DII हो या FIIs हो, जो अदानी के अंदर इन्वेस्टेड थे, है ना, वो उसमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाह रहे हो। हाँ, तो उनको भी एक रीजन चाहिए हो कि हम क्या करके, अगर सोचिए आपके पास में 2 लाख शेयर्स है किसी कंपनी के, है ना, तो आप ऐसे ही मुंह उठा करके बेचोगे ना, तो दिक्कत है। क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके ऊपर, चीजें भी आ सकती हैं। दूसरी चीज, आप उसको बेचोगे तो हो सकता है वो लोअर सर्किट पे हिट कर जाए क्योंकि कोई खरीदार ही नहीं है, है ना, बहुत सारी चीजें होती है। और दूसरी चीज, उस स्टॉक पे फिर वो आ जाएगा कि ये क्यों बेच रहे हैं, लेकिन वहां पे एक रीजन मिल गया कि ये गिर रहा है बिकॉज दिस रिपोर्ट केम इन, एंड आधे लोगों को भरोसा रहेगा कि अच्छा कुछ नहीं है, ये तो टेक्निकल चार्ट देखेंगे तो सपोर्ट पे है, कुछ दिक्कत नहीं है, खरीद लो। तो यही मेरा क्वेश्चन था, जैसे काफी ज्यादा हाइप बनाई गई, दोबारा से रिपोर्ट आ गई और वीकेंड पे आई है, वीकेंड पे आई, 2 दिन मिला लोगों को सोचने का, करने का। तो उसके बाद जब मंडे हुआ, तो मंडे को मार्केट स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक डिप ली थी स्टार्टिंग में, बट उसके बाद जो बाउंस लिया उसने, तो उसके पीछे आपको कुछ गड़बड़ नहीं लगती? बिल्कुल मैनिपुलेशन थी 100%। यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स होंगे उनके माइंड में, मैं ये नहीं समझता कि अब ना इस बार है ना काफी कम लोगों के माइंड में चला होगा ये, लेकिन फिर भी काफी लोगों के माइंड में क्या आया होगा कि मैं आज खुलते ही मार्केट पुट ऑप्शन ले लेता हूँ क्योंकि मार्केट गिरेगा। लेकिन पुट ऑप्शंस का यहाँ पे कोई सीन ही नहीं था।
यहाँ पे सबको पता था कि यहाँ पे मार्केट, मतलब मोस्टली लोगों को पता चल गया था कि यहाँ पे मार्केट या तो साइडवेज, या तो वहीं जहाँ पे खुला है वहीं पे रुक जाएगा, या फिर वापस से रिकवर करेगा जहां से भी खुलेगा। क्योंकि 9-8 पे पता तो चल गया था कि हमारा मार्केट नीचे खुलने वाला है, लेकिन नीचे खुलने के बाद तो वापस ऊपर। तो जहां पे भी था मंडे ट्यूसडे को दोनों दिन जो भी मार्केट के अंदर इश्यूज आए थे कि ये न्यूज आई है वो हुआ है, तो इससे कुछ ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ा मेरे ख्याल से। अगर ये मंडे को निकालते न्यूज तो ये ज्यादा लोगों को कैप्चर कर पाते जो मैनिपुलेटर्स हैं, अगर ये मंडे को ही निकालते तो मार्केट टाइमिंग्स पे। तो अब वापस से हम आपके थोड़े चाइल्डहुड पे जाते हैं। ठीक है, जब आप बॉर्न हुए, व्हेन यू वर बॉर्न, तो उस टाइम पे फैमिली की कंडीशंस कैसी थी? लाइक ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी या स्टार्ट कुछ थी? दिक्कतें थी, बिल्कुल थी। मतलब ऐसा था कि मेरे ब्रदर है और मेरी सिस्टर थी, दोनों अभी मैरिड है, तो सिस्टर साथ में नहीं रहती, ब्रदर तो यहीं पे ही है। तो मतलब मेरे फादर मुझे हर दिन हमें कुछ कुछ रुपए देते थे। दे यूज्ड टू स्पेंड, कुछ ना कुछ खाने का लेके आते थे, मैं उनमें से ही खा लेता था। मेरा सारा पिगी बैंक में जाता था। और मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट आपके ब्लड में ही था स्टार्टिंग? बिल्कुल, सेविंग पहले वो सेविंग से स्टार्ट हुआ, फिर इन्वेस्टमेंट पे चला गया। तो मैं जब 5-6 साल का था, जब मेरे पास 5 से 7 हजार हो गए थे, मैंने छोटा छोटा ऐसे, मतलब मेरी की स्ट्रेटेजी थी कि मतलब एक चीज का पता नहीं, मुझे तुक्का पता चल गया कि जब भी पैर छूता था, मेरे फादर सप्लाई पे जाते थे, वो अपने मिल्क की सप्लाई पे सुबह जाते थे, सुबह 6 बजे जाते थे या 5:30 बजे जाते थे, गर्मी में 5:30 बजे, सर्दी में 6 बजे जाते थे, और शाम को जाते थे अगेन वही 5:30-6 बजे। तो जब भी मैं उनके पैर छूता था, वो मुझे कभी 1 रुपए दे रहे, कभी 2 रुपए दे रहे, कभी 5 रुपए दे रहे। मेरे ताऊ जी के घर पे, वो पास में रहते थे, उनके घर पे जाता, उनके मतलब पैर छुए, वो मुझे 5 रुपीज देते थे। ऐसे मतलब मेरे को समझ में आ गई कि पैर छूते हैं ना तो पैसे मिलते हैं, मतलब पैर छूने वाली टेक्निक सब सीख लो। ये मतलब मेरे को एटीएम वाली फील आ गई थी, मतलब कि एटीएम है ये तो। मतलब मैं रियल में आशीर्वाद भी लेता था, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होते गया तो समझ में आया कि अच्छा ये तो पैसे भी मिलता है, तो मैं 2-2 बार पैर छूने लग गया, 3-3 बार छूने लग गया, तो थोड़ा सा और अच्छा लगने लग गया। मतलब मैंने कहा ये तो आशीर्वाद ही मिल रहा है। हाँ, मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं आशीर्वाद तो मिल ही रहा है मुझे, और दूसरी चीज ये हो रही है कि मुझे पैसे भी मिल रहे हैं, तो मैं कहा ये तो डबल आशीर्वाद है मेरे लिए, तो मैं रेगुलर कंटिन्यू करता रहूंगा। तो ये चीज मैंने करी। पर हाँ, मतलब इतना था कि हमारे खाने की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कभी कुछ ऐसा इशू नहीं था। लेकिन हाँ, हम ओवर स्पेंडिंग पे हमारे पास थोड़ा सा ये था कि आपको टॉयज का या इन चीजों का, वो चीजों के आपको अलाउड ही नहीं था, मतलब हमें मना कर दिया जाता था कि दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना। हमारे पास एक बुलेट हुआ करती थी, उस बुलेट पे ही हम 5 जने ट्रैवल करते थे। पहले सब पतले पतले हुआ करते थे, अभी तो आप सबको देखोगे हमारी फैमिली में सब हेल्दी हैं। 2 जने आते हैं, बहुत बड़ी बात है बुलेट पे। पर हम पहले 5 के 5 उस पे जाते थे, कभी मंदिर जा रहे, कभी कहीं जा रहे। पहले ट्रैफिक के वो इतना नहीं होता था, पर वो था कि ठीक है 5 लोग हम एक ही बात। मैं गोदी में होता था मम्मी की हमेशा, बीच में मेरे ब्रदर सिस्टर बैठ जाते थे और मेरे फादर। जब मैं बड़ा हो गया तो मुझे टंकी पे बिठाने लग गए, टैंक पे बिठा करके और जब पेट्रोल भरवाते थे तो मुझे नीचे उतारते थे, फिर वो। हाँ, तो ऐसी ऐसी चीजें भी थी, मतलब ये बैकग्राउंड था। पर धीरे धीरे सब अच्छा हुआ। मतलब फादर के पास में उन्होंने एक बजट मेंटेन करा था कि हिंदी मीडियम की फीस कम होती थी। फेज में आ रहा हूँ। हाँ, एक ये फेज था, हाँ। उसके बाद से चीजें चेंज होने कहाँ से स्टार्ट हुई? मेरे को लगता है एजुकेशन का बड़ा फर्क पड़ा मुझे। मेरी ब्रदर और सिस्टर को हिंदी मीडियम में पढ़ाया गया, क्योंकि अगेन बजटिंग का था, वहाँ की फीस सस्ती होती है। लेकिन मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया गया। तो पहले उन्होंने गलती से क्या करा कि एक गलत स्कूल में डाल दिया जहाँ पे एजुकेशन नहीं हुआ करती थी। तो मतलब 2nd तक तो मेरा ऐसा था कि डब्बा गोल, मतलब कुछ पता ही नहीं है कि क्या है, स्कूल ही ऐसा था अजीब सा। फिर मैं 3rd स्टैंडर्ड में सेंट जोसेफ स्कूल में गया था। दैट वाज अ क्रिश्चियन स्कूल, और वहाँ पे जो टीचर्स थे ना, दैट वर लाइक 70 to 80% क्रिश्चियन। स्टूडेंट्स भी क्रिश्चियन। हाँ, स्टूडेंट्स क्रिश्चियन नहीं थे, बिकॉज अगेन हम जयपुर में हैं तो इतने क्रिश्चियंस हैं नहीं, है ना। और पर्टिकुलरली उस एरिया के अंदर इतने क्रिश्चियंस कहाँ से आएंगे, तो वो नहीं था। पर क्रिश्चियंस थे स्कूल में, स्टूडेंट्स भी, लेकिन टीचर्स वर ऑल, मतलब मेजरली सारे ही क्रिश्चियन थे। तो उनसे इंटरेक्शन ही सारा इंग्लिश में होता था। और देयर वाज अ रूल कि आप इंग्लिश में ही बात करोगे। देयर वाज अ थिंग कि आप, है ना, स्टॉक, मतलब हमारा ऐसा होता था कि 75% पे अगर आप उससे नीचे हो ना, तो आप खत्म हो, आपको मतलब कोई पूछता ही नहीं था। अच्छा। तो पढ़ाई करनी ही पड़ती थी।
तो मतलब वो ऐसे पढ़ो, फिर हमारे मतलब ऐसे लेवल पे पहुंचे हम कि 90s पे हमारी परसेंटेज बन रही है, 30 स्टूडेंट है, 25 लोगों की 90s में परसेंटेज है, और जो टॉपर्स थे विभोर गोयल, शोभित नागौरी, हिमानी चौधरी, ऐसे नाम ध्यान है मुझे अभी तक उनके, बहुत पीछे की बात है, लेकिन उनके डिफरेंस क्या रहता था, किसी के 99.9 आई है, किसी के 99.8, किसी के 99.7, इतना फर्क रहता था, और 25 स्टूडेंट 90s के रैंक में ही है, मतलब इतना ज्यादा वो रहता था। तो मतलब बड़ा मजा आता था वहां पे। फिर ऐसे जैसे जब चीजें दिखने लग गई कि इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, इतना अच्छा है, तो बस वही लगता था कि बस पढ़ते रहो, इनसे भी आगे जाना है। पर ऑल तो मैं कभी पहुंच नहीं पाया, मैं 3rd 2nd पे पहुंच पाया, जब तक विभोर एक बहुत ही अच्छा पढ़ते थे, वो बहुत अच्छे लेवल का था। तो मतलब इस तरीके से एजुकेशन चली। फिर थोड़ी थोड़ी चीजें और समझ में आई, तो जब मैं फाइनेंस में गया, जब मैंने कॉमर्स ली, तो उसके बाद में मेरा थोड़ा सा बेटर हुआ कि मतलब मुझे पता चला कि मुझे फाइनेंस वाली चीज़ों में जाना है। मैंने मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स भी करा था, मुझे इकोनॉमिक्स का बड़ा शौक था कि इकोनॉमिक्स मतलब मेरे टिप्स पे थी। हाँ, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता भी था। मतलब मैं ऐसा था कि मैं 11th में जब था, तो मैं अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाता था, 9th 10th को। जब मैं 11th से, हाँ, फिर 11th से जब मैं 12th में आया, तो मैं 12th वाले स्टूडेंट्स को, जो मेरे साथ वाले थे, उनको भी पढ़ाने लग गया था, और मैं 11th वालों को भी पढ़ाने लग गया था। लाइक ऐसे कोई नेसेसिटी थी या आपको पसंद था? नहीं, खुद को ही पसंद था, और ऐसा लगता था कि चलो ठीक है, वाई टू से नो, क्योंकि पैसा आ रहा है। कई लोग बोलते थे कि आप पढ़ा दो, आप मतलब आपकी अकाउंटेंसी अच्छी है। ऐसा नहीं कि मेरे सारे सब्जेक्ट्स अच्छे थे, मेरी इकोनॉमिक्स अच्छा था, बीएसटी अच्छा था, और मेरी अकाउंटेंसी अच्छी थी। मैथ्स मेरी इतनी अच्छी नहीं थी ऑनेस्टली, क्योंकि मेरे को उसके चैप्टर्स में इंटरेस्ट। तो आपने तो कॉमर्स किया था? कॉमर्स प्लस मैथ्स। तो उसके साथ में ऐसा होता है कि मतलब मेरे साथ में जैसे उसमें 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। इंग्लिश हो गया आपका, हिंदी हट जाता है उस टाइम पे, 10th तक ही होता है आपका, मैंने वो भी संस्कृत करा था। पर इंग्लिश हो गया, देन बीएसटी हो गया, देन आपका अकाउंटेंसी हो गया, देन आपका इकोनॉमिक्स हो गया, उसके बाद में आपका मैथ्स हो गया। वो ऑप्शनल होता है, आप आईटी ले सकते हो, फिजिकल एजुकेशन ले सकते हो, ये सब। मैंने मैथ्स लिया था, पर मतलब मुझे मैथ्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। 10th तक बड़ी इजी थी, मतलब सारे चैप्टर ऐसे लगते थे। 11th में आके कुछ अलग ही भूकंप निकला वो, और मेरे को चैप्टर्स में इंटरेस्ट ही नहीं, इंटीग्रेशन आ गया, ये सब चीजें आ गई। मतलब मैंने कहा कुछ ही काम की नहीं है ये, तो लाइफ में मुझे काम नहीं आएगी। तो मैं उसमें, मेरे 70s में स्कोर था। बाकी अगर मैं देखूँ मेरे बोर्ड्स में, तो 90s में मेरा स्कोर है अकाउंट्स में, बीएसटी में भी 90s में है, और इकोनॉमिक्स में भी 90s में स्कोर है। तो मैं यही सब्जेक्ट्स पढ़ाता था। मेरे साथ वाले भी पढ़ते थे, तो मैं उनसे छोटी छोटी फीस ले देता था, 500 रुपीज पर मंथ, और मेरे से पीछे वाले पढ़ते थे, तो मैं उनसे 700-800 रुपीज पर मंथ के हिसाब से ले लेता था। तो आपने अर्निंग काफी पहले से स्टेज से स्टार्ट कर दी थी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब आपका अच्छा चंक ऑफ मनी कहाँ से अर्न होने लगा, कौन से ईयर से होने लगा? ये तो मतलब मुझे एक्चुअली आइडिया ही नहीं है, मैं हमेशा कभी है ना गिनता नहीं था उसको। मेरे को लगता है 13-14 का था शायद से, ऐसे कुछ याद नहीं है, क्योंकि मैं अर्निंग तो पहले भी करता था, पहले भी छोटे बच्चों को पढ़ाता था, तो बनाता रहता था मैं इन्वेस्टमेंट, मतलब वो सेविंग्स वाला तो हमेशा चलता रहता था। पहले एफडी चलती थी, फिर इंडेक्स फंड में मेरा थोड़ा थोड़ा मेरे फादर इन्वेस्ट करने लग गए मेरा पैसा लेकर के, मेरे लिए, वो मेरे को भी उन्होंने दिया था। तो इंडेक्स फंड में वो पहले क्या है, वो तो पहले कॉन्सेप्ट था ही नहीं जब वो मेरे लिए इन्वेस्ट करते थे। तो वो क्या करते थे कि उनको पता था कि ये जो टॉप कंपनीज जब जब चेंज होती थी ना, वो अकॉर्डिंगली उन कंपनीज के टॉप 50 कंपनीज, टॉप 100 कंपनीज का जो कॉर्पस बनता था, हाँ, तो वो पहले टॉप 25 में करा करते थे, फिर धीरे धीरे वो आगे आगे और कंपनीज में इन्वेस्ट करने लग गए। तो मेरा इन्वेस्टमेंट, मेरे को एक्चुअली आइडिया नहीं है कि कब से बेटर होने लगा, पर 13-14 में बोल सकता हूँ कि मेरा डाउनवर्ड पीरियड भी था और सबसे अच्छा पीरियड भी था। मैंने मार्क लेवी, जो लंदन के बहुत बड़े ट्रेडर थे, वो स्कैल्पर थे, अभी नहीं है वो, 2018-19 में वो एक्सपायर हो गए थे, बट बहुत बड़े ट्रेडर। और एक होता है ना कि अंडररेटेड ट्रेडर, कि इतना फेमस नहीं, लेकिन वो मतलब जैसे ग्रे मार्केट प्रीमियम चलती है ना, वैसे उस पर्सन से सीखने की प्रीमियम चल रही। मतलब आई स्पेंड 15 to 20 लाख रुपीज, आई वेंट ओवर देयर, मैंने ऑनलाइन भी सीखा, और मैंने लंदन जाके, हाँ, और पर्टिकुलरली उनसे सीखा, और उन्होंने मुझे स्कैल्पिंग सिखाई, इंट्राडे सीखी, मैंने उनके साथ में भी ट्रेड करा। हाँ, मतलब उनके मार्केट में वो करते थे, तो मैं उनके साथ में उनके मार्केट को भी उन्होंने हैंडल करवाया। तो मतलब मुझे एक एक्सपोजर जो मिला ना, जो चीजें सीखने को मिली, लॉसेस से डर हट गया बिल्कुल ही। पहले मैं लॉसेस कर रहा था, मतलब ऐसा नहीं था, उसके बाद में मैंने लॉसेस करे हैं। मतलब पहले मेरे लॉसेस ऐसे 21 लाख रुपीज मेरे ख्याल से हाईएस्ट है, 21 या 22 लाख रुपीज इंट्राडे में। हाँ, इंट्राडे में। लाइक स्टॉक्स में, इंडेक्स में, किस में? स्टॉक्स में। अच्छा, क्योंकि पहले लेवरेज बहुत मिलता था। ओके। तो जितना आपने डाला है वो आप पूरा भी खत्म कर सकते हो एक दिन में।
हाँ मार्जिन पहले बहुत पहले पहले अब तो 5x मिलने लग गया, 6x, अभी 6x से भी 5x कर दिया है, किसी किसी स्टॉक में 6x भी अवेलेबल पहले है। कितना मार्जिन मिलता था? पहले तो आपके पास में ऐसे ऐसे ब्रोकर भी हुआ करते थे जो 100x भी दे देते थे, लेकिन नॉर्मली हमें 20x का तो इक्विटी पे मिल जाता। आपने कितने एक्स का मार्जिन लिया था? मैं फुल ले लेता था, जितना भी कितना amount था? जैसे इन्वेस्टमेंट अगर मेरे पास में 5 लाख था तो मैं उसका जितना भी मल्टीपल में जाता है, जैसे 20x है तो 1 करोड़ की ट्रेड कर दिया है, तो पूरा 5 का 5 ये जो 21 लाख आपका लॉस हुआ इंट्राडे में, तो उसमें आपने कितना मार्जिन लिया था? ऐसे याद तो नहीं है, पर डेफिनेटली मेरे पास में उस टाइम पे सिर्फ 4 लाख बचे होंगे तो मैंने 25 लाख रुपए लगाए होंगे, तो मतलब 90% से भी ज्यादा का उसमें तो कभी आपने हटा सोचा दिया। नहीं कि चलो अब 10 हो गया एग्जिट कर देता हूँ, चलो 15 हो गया एग्जिट कर देता हूँ? नहीं, मुझे थोड़ा सा ऐसी आदत थी, जब तक मैंने सीखा नहीं था ना इंट्राडे, तो मैं पोजिशनल ट्रेडिंग की तरह करने लग गया था। पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या होता है कि हमने देख रखा है, रोज थोड़ा थोड़ा देख लो कि क्या हो रहा है, स्टॉप लॉस आएगा स्टॉप लॉस, नहीं तो चल दो। तो मैं ट्रेड लगा करके इधर उधर हो जाता था, 1 घंटा सो जाता था, बाद में पता चलता था नींद खुलती थी तो थोड़ा सा फिर रातों की नींद ही खुल जाती थी कि मेरे फादर भी बड़े वो भी काफी उनसे डांट सुनी है मैंने कि ये गलत है। उन्होंने मेरे को हमेशा बोला था आप पोजिशनल ट्रेडिंग करो, वो भी मना करते थे, वो तो बोलते इन्वेस्टमेंट करो, पैसा पड़ा है तो आप क्यों फालतू खराब कर रहे हो ये वो। पर थोड़ा थोड़ा ऐसे होने लग गया, तो ये जो मैंने कमाया था प्लस मेरे फादर ने जो दिया, मतलब ऐसे मैं ऐसे बहाने लग गया। सब चलेंगे। हाँ हाँ, मतलब मैं था और भी कॉर्पस था, ऐसा नहीं था कि मैंने लॉस कर दिया, क्योंकि मैं कमाता भी था उस 21 लाख के लॉस से पहले, मतलब मैंने काफी कमा भी रखा था, ऐसा नहीं है। मैंने अराउंड पिछले साल उससे पहले ही पोजिशनल ट्रेडिंग करके 75 लाख का कुछ का बनाया था, लेकिन एक दिन में फिर 25 हो जाएगा तो ऑफकोर्स मेरे फादर बोले एक साल में आपने किया था हाँ और 21 लाख आपके एक दिन में हाँ चले। हाँ, तो वो मतलब एक इन्वेस्टमेंट वाला वो पोर्टफोलियो चल रहा था जो कि मेरे अंकल के अकाउंट में, जो मेरे फ्रेंड के फादर के अकाउंट में था, एक मेरा खुद का स्टार्ट हो गया था। उसके अलावा जो मेरा ये ट्रेडिंग वाला अकाउंट था, ट्रेडिंग वाला पोजिशनल ट्रेडिंग अलग था, इंट्राडे वाला अलग था, क्योंकि मैं किसी को टच नहीं करता था जब, क्योंकि वो क्या पोजिशनल सामने सेम आने लग जाती थी तो ऐसा लगता था कि गलती से उस पर क्लिक ना हो जाए। ऐसा मेरे साथ हो चुका है कि मैंने गलत बटन प्रेस कर दिए, पोजिशनल ट्रेडिंग की एग्जिट कर दी जबकि उसमें बहुत प्रॉफिट हो सकता था, तो बहुत प्रॉब्लम हुई है ऐसी। पहले ब्रोकरेजेस भी थोड़ा ऐसे आइडिया नहीं लगता था कि कितनी क्या है, तो बड़ा प्रॉब्लम होता था। धीरे धीरे ये चीजें बेटर हो गई, 20 रुपीज ब्रोकरेज वाली और सब, पर पहले तो ब्रोकरेज भी बहुत अच्छे लेवल पे वो परसेंटेज बेसिस पे ही लगती थी, इंट्राडे भी देनी पड़ती थी, ये भी देनी पड़ती थी। अच्छी चीज ये थी कि टैक्सेस नहीं थे, हमारे पास LTC नहीं था, सबसे बढ़िया बात तो जब मैंने स्टार्ट करा, हाँ जितना प्रॉफिट निकला है 12 महीने से ऊपर के प्रॉफिट पे सारा का सारा आता था, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी बहुत कम था, SCT बहुत कम था, ये चीजें मतलब ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं थी। GST आने के बाद में धीरे धीरे पता नहीं इतने टैक्सेस लगा दिए इन्होंने अब तो अच्छा खासा चंग जाता हो। अब तो मतलब मैंने ट्रेडिंग करना ही काफी कम कर दिया ऑनेस्टली। मैं जैसे बजट आता है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, सिर्फ उसी दिन में इंट्राडे करता हूँ या फिर पोजिशनल लेता हूँ इंडेक्स ऑप्शंस में, बैंक निफ्टी में या फिर निफ्टी में, अदरवाइज मैं नहीं लेता। इसके अलावा मैं जैसे निफ्टी में जो पोजीशंस लेता हूँ वो ये लेता हूँ कि जैसे मुझे लगता है कि एक माइलस्टोन रीच हो गया, ये आप है ना, मतलब ट्राई मत करना जो व्यूअर्स हैं, पर आप इसको पेपर ट्रेड करके देखना। मार्केट कभी 24,000 पहुंच गया, आप 23,800 23,700 का पुट ऑप्शन ले लो, या फिर उस टाइम पे पहुंचने वाला है, ऐसा नहीं है कि 24 पे पहुंचे जब ही ले, पोजिशनल ट्रेड, हाँ आप उसको पुट ऑप्शन ले लो, है ना, मतलब पर पेपर ट्रेड ही करना। आप ये सजेशन नहीं है, आप ट्रेड मत कर लेना, पर 23,000 से नीचे का, मतलब जैसे 23,950 पे पहुंच गया, बता देता हूँ अभी 24,000 पे ही है तो 23,950 पे है, ठीक है, तो नहीं वो अभी ये काम नहीं करेगा, वो बताता हूँ क्यों। 23,950 पे पहुंच गया, 24 अभी तक टच नहीं करा। अब बहुत सारे लोग क्या सोच रहे होंगे, रिटेल इन्वेस्टर्स का क्या माइंडसेट है कि 24,000 पे पहुंचने वाला है, there will be more retail investors coming into the market, नया डीमैट अकाउंट खोलेंगे, नए लोग पहुंचेंगे, म्यूचुअल फंड एडवाइजर दुनिया भर के बोलेंगे सर 24,000 पहुंचने वाला है। अभी क्या होगा, लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करनी है और यहाँ पे आएगी शॉर्ट सेलिंग, तो यहाँ पे बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस ज्यादा हैं। ऑप्शंस के अंदर भी लोग यही करेंगे, क्योंकि लोग क्या करेंगे, देख रहे हैं कि ऊपर ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, 24,000 के हो सकता है कॉल ऑप्शंस ले, हमें जो उसका अपोजिट लेना है। वही चीज 25,000 पे जब मार्केट गया, फिर से मैंने ट्रेड लिया और वहां से मार्केट आप देख सकते हो 24,000 पे नहीं गया था, वो मेरा लॉस था, पर 25,000 पे गया, वो मेरा प्रॉफिट। ये जर्नी होता है ऐसा,
बिल्कुल 23,000 पे था, 22,000 पे था, 21,000 पे था, 20,000 पे था, आप कोई से भी लेवल पे देख लो, बीच में एक आध लेवल ऐसे आ जाएंगे जैसे 24,000 पे हमारा स्टॉप लॉस था। लेकिन वहां पे आप, ऐसा है कि अगर आपकी ट्रेड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो या मनी मैनेजमेंट आपका ऐसा है, आपको पता है कि 100 में से मेरे पास 98 टाइम्स या 95 टाइम्स प्रॉफिट है, तो मुझे 5 बार लॉस लेने में कुछ नहीं। तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ऐसा ही होना चाहिए कि आई एम रेडी टू लूज 1 रुपीज अगर मुझे 3 रुपए रिटर्न में कम से कम मिल रहा है। तो मेरा यही साइकोलॉजी है। मैंने ट्रेडिंग पहले मैं हर थर्सडे को करता था। अगर आप न्यूज़ पे भी देखोगे मेरे को संजय जसवानी, अगर आप गूगल पे टाइप करोगे तो थर्सडे के नाम से मिलेगा, थर्सडे किंग के नाम से। पहले थर्सडे को एक्सपायरी रहती थी और थर्सडे की मतलब हर थर्सडे की मेरी अच्छी ट्रेड रहती थी और अच्छा प्रॉफिट निकलता था। इंट्राडे में, इंडेक्स में, बैंक निफ्टी में करता था और रेगुलरली हमारे स्टूडेंट्स भी साथ में ही करते थे। मैं जो ट्रेड करता था मैं बस वही शेयर करता था, कैसे आ रहे नहीं, पर मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ बस मैं वो बता देता था एज एन एक्सप्लेनेटरी कि ये मैं कर रहा हूँ, ये चार्ट्स है। तो वो भी कर लेते थे, पर वो अपनी एनालिसिस पे करते थे। तो ऐसे अच्छे काफी रिजल्ट्स आते थे। पर धीरे धीरे और जब भी मैनिपुलेटिव और टैक्सेस धीरे धीरे बढ़ने लग गए ना, वो धीरे धीरे मार्केट खराब होने लग गया। तो उस टाइम पे फिर मेरे को एक बड़ा लॉस हो गया। अभी रिसेंट की बात है, 2022 की बात है। उस टाइम से मैंने फिर करना बंद कर दिया, क्योंकि मेरे को इतना स्क्रीन टाइम भी नहीं देना। क्योंकि मैं स्क्रीन टाइमिंग इतना देने के कारण मेरे डॉक्टर ने भी मेरे को बोला कि आपको नींद कम हो गई है इसके कारण। आप इतनी ज्यादा स्क्रीन देखते हो कि आपको रात को सोने के टाइम पे भी आपको नींद नहीं आती। तो ये चीज मैंने कम कर दी। अब मैं सिर्फ जब ट्रेड करता हूँ, जब बजट आ गया, बड़ा इवेंट आ गया, सिर्फ उसी टाइम पे। तो जैसे आप कह रहे हो कि मार्केट काफी ज्यादा खराब हो गया, तो आज के टाइम पे जैसा मार्केट चल रहा है तो उसमें आपका क्या व्यू है? मेरे को ऐसा लगता है जितने अभी टैक्सेस और जितने अभी वो कर रखा है, बेसिकली एक मिनट आपको कट करूंगा, जैसे बेसिकली ये एक न्यू ट्रेडर के लिए और अब इन्वेस्टर्स के लिए जो अभी अभी आए हैं उनके लिए मार्केट अब कैसा हो गया? इन्वेस्टर्स के लिए तो हमेशा सही है। अगर उन्होंने थोड़ा सा टैक्स रेट बढ़ाया भी है तो मेरे को नहीं लगता उससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा। आपको हमेशा जो आपकी शुरुआत है, जो मेरी भी शुरुआत थी, वो इन्वेस्टिंग से ही थी। इंडेक्स फंड का सबसे जो बहुत पहले से, जब मैं बहुत छोटा था, मेरे फादर ने मेरे नाम से वो स्टार्ट कर लिया। तो इंडेक्स फंड तो कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हो। धीरे धीरे आप म्यूचुअल फंड में आओ, धीरे धीरे आप बाकी चीजों को सीखो, फिर आप ट्रेडिंग पे आओ। देयर विल बी मैनी पीपल विल से कि आप ट्रेडिंग पे डायरेक्ट शिफ्ट कर जाओ। आप करके देख लो, आपको रिजल्ट दिख जाएगा। लॉसेस आने ही वाले हैं, वो इररिवोकेबल हो जाएंगे, वो आपको मिलेंगे। अगर आपको ऐसे जाना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन एक सही रास्ता यही है कि सबसे पहले आप इन्वेस्टिंग के बारे में सीखो, पर्सनल फाइनेंस की भी नॉलेज लो कि आपको सेविंग्स, डेट, ये वो सब कुछ मैनेज करना पता चल जाए, लूप होल्स पता चल जाए, चीजों के टैक्सेस समझ में आ जाए। क्योंकि क्या होता है, कई लोग सोचते हैं कि मुझे ट्रेडिंग में बेनिफिट हो गया 5,000 रुपये, पता चला कि 4,500 रुपये तो टैक्सेस ब्रोकरेज में ही खत्म हो गए। तो फिर क्या सेंस? आपने इतनी मेहनत करी 500 रुपए के लिए, और हो सकता है कई लोगों के 10,000 के भी लॉसेस हो जाते हैं, 5,000 का प्रॉफिट फिर भी दिख रहा है, तो चार्जेस लगाए नहीं। तो आपको वो इन्वेस्टिंग की जर्नी में ही समझ में आएगा चार्जेस क्या होते हैं, कैसे पैसे मिलते हैं, कैसे क्या होता है। या आपको बिना उसके समझ में नहीं आएगा। जंप कर लोगे ना तो फिर थोड़ा दिक्कत आएगा। और दूसरा तरीका ये है, आप इन्वेस्टिंग मत सीखो, क्योंकि कई लोगों के पास पैसा ही नहीं है। सिर्फ 500 रुपीज से स्टार्ट करना ज्यादा मेजर परसेंटेज तो यही है जो छोटे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उन जिनके पास लेट्स सपोज 500 रुपीज, 1,000, या फिर वो कैसे भी जुगाड़ करके 5,000 रुपीज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो किसी से मनी मत लो। अगर आपने स्टेटमेंट दे रखा है कि मैं आपको ये मनी रिटर्न कर दूंगा, उसके लिए तो, ट्रेड के लिए तो मनी लो ही मत। आपके माइंड पे जब तक बर्डन रहेगा ना कि मुझे ही पैसे लौटाने, तो आप इतनी भयंकर ट्रेड करोगे कि वो आपके ऊपर हमेशा के लिए लोन बन जाएगा। इवन आई हैव सीन पीपल क्राइंग ऑन अ डेली बेसिस कि उन्होंने उधार ले लिया, उनकी एक दो अच्छी ट्रेड चली गई और फिर उन्होंने किस लोग दुनिया भर को बोलते हैं कि मैं एक बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ, पैसे ले लिए और फिर बहुत ज्यादा डेट में चले गए। इवन 50-50 लाख रुपीज, पता नहीं फैमिली भी कैसे दे देती है उनकी। तो मुझे लगता है जब उस पर्सन को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले उसको छोटे अमाउंट से ट्रेड करना चाहिए। छोटे अमाउंट में जब वो ऐसा हो जाता है कि मेरा 1 मंथ बहुत अच्छा गया, तो उसको उस प्रॉफिट को प्लस अपनी जो इनिशियल कैपिटल थी उसको डबल करने का सोचना चाहिए। ये जर्नी लर्निंग फेस है, थ्रू इन्वेस्टिंग नहीं ट्रेडिंग। यहाँ पे अगर 500 रुपए की तो इन्वेस्टिंग करके कुछ मिलेगा तो है नहीं ट्रेडिंग। लेकिन हाँ, नॉलेज आप ले सकते हो, पर्सनल फाइनेंस समझ लो, टैक्सेस थोड़ा समझ लो, थोड़ा सा आपको ये समझ लो, कैलकुलेशन थोड़ी मैथमेटिक्स ऐसी कर लो कि आपके जो नंबर्स है ना वो बहुत अच्छे हो जाए। मैं इसके लिए कैसे प्रैक्टिस करता था वो मैं बताता हूँ। जैसे मेरा नंबर है, मैं अभी मेरा नंबर तो नहीं लूंगा, लेट सपोज मैं किसी का ऐसा नंबर लेता हूँ 93502687 है ना। अभी 10 डिजिट नंबर हो गया, मैं इसको 9+8 जल्दी जल्दी खुद के माइंड में करता था। 9+8+5 ये, तो ऐसे जल्दी जल्दी जब मेरी कैलकुलेशन होने लग गई ना, तो मुझे ट्रेडिंग में कंफ्यूजन होना बंद हो गया
कि कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितना टैक्सेशन बनेगा इस पे, या कितना मेरा वो बनेगा। आप ट्रेड प्लेस करने से पहले पहले कैलकुलेशन करते थे? नहीं, ये मेरी प्रैक्टिस है, ये मतलब माइंड में होने लग जाती है। कई लोग क्या करते हैं, मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है, उस पर आप मैथमेटिक्स सबकी अच्छी होती है लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते। कि परसेंटेज चैप्टर अगर मैं बात करूं, आज 5th क्लास में पढ़ा लेकिन उसकी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है तो वो भूल गए। तो अब उसको अच्छा कैसे करें, रेगुलर उस चीज की बिना कैलकुलेटर की प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग पैनल पे बैठोगे ना तो आपको इतनी कैलकुलेशन आपके माइंड में चलनी चाहिए कि आपको वो पोजीशन मिस नहीं होनी चाहिए। आपको वो ट्रेड मिला तो आप वो कर पाओ, बटन दबा पाओ उस टाइम पे, आप वरना सोचते रह जाओ कि कितने करो कि कितना बैठे और वो कितना मेरे स्टॉप लॉस के हिसाब से प्राइस के बिल्कुल तेरा जैसे 9530265 है तो 9 + 5 + 0 + 3 और ऐसे मल्टीपल जल्दी जल्दी करना चाहिए आपको। ऐसे नहीं कि आप यूं यूं अंगुलियों पे कर रहे हो, अगर आप अभी भी अंगुलियों पे कर रहे हो तो आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आपको वो माइंडसेट ऐसा हो गया कि आपको जल्दी जल्दी हो रहा है ना तो आप वहां पे कर लो। फिर थोड़े से हार्ड कैलकुलेशंस पे चले जाओ जो आप बिना कैलकुलेटर को यूज करना छोड़ दो, बहुत कम कैलकुलेटर यूज करो। ट्रेडिंग में आपको बहुत जल्दी कैलकुलेशन लगाना पड़ेगा। जैसे मेरा 0.2% का स्टॉप लॉस मैं लेता हूँ, तो अब मेरा स्टॉप लॉस से मैं मेरी बाइंग प्राइस से मैं स्टॉप लॉस देखूंगा और उस पे मैं 0.2% लगाऊंगा। आप जब तक ये कैलकुलेशन करके बैठोगे जब तक हो सकता है स्टॉक की प्राइस निकल जाए या फिर आपका इंडेक्स निकल गया, ऑप्शंस निकल गए, ऑप्शंस तो रुकेंगे नहीं आपके लिए। तो वो आपको कैलकुलेशन इतनी प्रिसाइज होनी चाहिए आपकी। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है, थोड़ा सा परसेंटेज का समझना और थोड़ा सा ये आप इस पे 10 दिन पहले रेगुलर प्रैक्टिस करो, फिर किसी भी दिन मत छोड़ो और फिर 11वें दिन से ट्रेडिंग स्टार्ट करो। और इसमें थोड़ा थोड़ा सा ये जैसे आप कर रहे हो उसको आप बिना कैलकुलेटर के ही करो, तो आप ट्रेडिंग में थोड़ी स्पीड जो चाहिए होती है ना आप उसको प्रिसाइजली कर पाओ। ओके, तो जैसे ये जो ट्रेडिंग है तो उनको किस सेगमेंट में करना चाहिए? इक्विटी से ऊपर नहीं जाना चाहिए। मतलब अगर उनके पास सिर्फ 500 रुपीज है, 1000 रुपीज है, तो भी वो छोटे छोटे स्टॉक्स में मेरे ख्याल से 2-3 स्टॉक्स में ट्रेड कर पाएंगे, लेकिन उनको प्रॉफिट सिर्फ 5-6 रुपए 10 रुपए मिलेगा, जिसके कारण हो सकता है कि वो ऐसे मतलब उनको ब्रोकरेज का लॉस ही होगा, है ना। लेकिन फिर भी मेरे को लगता है वो करना चाहिए। अभी एक उनके पास अपॉर्चुनिटी है, ये कोई प्रमोशन नहीं है पर मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। फोन पे का अभी share.market करके एक ऐप आई है, वो 31 दिसंबर तक आपको वो फ्री ब्रोकरेज दे रहे हैं। आप वहां तक उसमें प्रैक्टिस कर लो, 31 दिसंबर के बाद, उसके बाद में जब आप अच्छे बन जाओ तो आप दूसरे ब्रोकर में शिफ्ट हो जाना। लेकिन अभी इक्विटी में उसमें ट्रेड कर लो, आपको फ्री में ब्रोकरेज दे रहे हैं वो अभी, क्योंकि नया नया उन्होंने भी खोला है। पर उनके चार्ट्स अच्छे नहीं है, बहुत बुरे चार्ट्स चलते नहीं है, बहुत ग्लिचेस हैं सिर्फ चार्ट्स में। चार्ट्स आप किसी और के खोल लो और ट्रेड आप इसमें कर लो। बिल्कुल, तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। नए जो लोग हैं उनके लिए ब्रोकरेज का खर्चा तो खत्म हो जाएगा, बस आपके सिर्फ टैक्सेस रह जाएंगे। और इसमें आप जो अमाउंट से कर रहे हो पहले उसमें 10 दिन पहले गणित में अच्छे हो जाओ, मैथमेटिक्स में अच्छे हो जाओ, फिर ही करना। जैसे आपने बताया कि आपके मेंटल थे, आपने विजिट भी किया लर्टर के साथ, आपने काफी स्टडीज करी, साथ में ट्रेड करा, तो ऐसे मेजर 3 पॉइंट्स कौन से जिनसे आपको ट्रेडिंग में बहुत हेल्प मिली और आपने पर्टिकुलरली उन सर से सीखा? तो उन्होंने सबसे पहले तो बताया कि लॉसेस आर इनएविटेबल, आप उसको बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते। तो आपको अगर ये लग रहा है कि बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा तो पहले तो वो हटा दो। देयर कैन बी चांसेस, यहाँ होता ही अभी जो रियल में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं ना, अभी भी जो इंट्राडे कर रहे हैं, इवन मेरे साथ भी ऐसा होता था शुरुआत में जब मैं इस इक्विटी में गया था। ये वो तो नंबर ऑफ लॉसेज आर हाई, बट जो लॉसेज का अमाउंट है वो बहुत कम होता है, जो प्रॉफिट्स है वो बहुत कम है क्वांटिटी में, लेकिन उनका जो प्रॉफिट अमाउंट है दैट इज वेरी। तो उन्होंने वो जो चीज क्लियर करी ना माइंड में, तो उन्होंने वो बैठ करके जब चीजें समझाई करके दिखाई, जब उनके साथ में इतने दिन था तो उन्होंने दिखाई, तो समझ में आया कि अच्छा ये यहाँ पे कमी है। मतलब साइकोलॉजी गलत है, हमें लग रहा है रोज प्रॉफिट होगा, क्योंकि इट्स लाइक अ शॉप। हमने शटर ऊपर करा, आज प्रॉफिट होना है, आज इतना मेरा टारगेट है, 5,000 रुपये कमा रहे हैं, 10,000 रुपये कमा रहे हैं, तो वही माइंडसेट के साथ में बैठते हैं, लॉस हो जाते हैं, अगले दिन उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं और लॉस हो जाता है। तो ये चेंज चलती रहती है। लेकिन उन्होंने सबसे पहले तो वो मेरा वो माइंडसेट क्लियर करा। सेकंड जो था ना माइंडसेट, वो मेरा भी था लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड था, लेकिन उन्होंने इक्विटी से रिलेटेड और ये बाकी चीज़ों से रिलेटेड करा जो डेरिवेटिव्स होते हैं। तो सेकंड जो था वो ये था कि किसी स्टॉक को, जैसे आपने वो लव और फ्रेंडशिप वाली जो चीज़ कही थी ना, मैं उसी पे वापस आ रहा हूँ कि रैपिड फायर में जो आपने पूछा था, तो वो पर पर्सनल था। मैं स्टॉक मार्केट में बताता हूँ कि लोग बहुत सारे क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, एक स्टॉक को अपना लव बना लेते हैं। यस बैंक है, 400 पे लिया है, 360 पे लिया है, 200 पे लिया है, उसको लेता जाऊंगा, उसी में से या तो रिकवरी करके निकलूंगा या तो ब्रेक इवन पे आऊंगा या फिर उसमें प्रॉफिट करके निकलूंगा। लेकिन आप सोचो, आपने अगर उसमें सिर्फ 40,000 50,000 रुपये लगाए थे
आप किसी स्टॉक में अभी आपने 2-3 लाख रुपए की उसमें एवरेज कर ली और अभी तक भी पढ़ाएगी। इससे बढ़िया अगर आप किसी स्टॉक में 40,000 वहां पे लगाए थे, 10 स्टॉक आपको मिल जाते ब्रेकआउट दे करके, ठीक है, उनसे आप फ्रेंडशिप कर लेते, लव करने की जगह फ्रेंडशिप कर लेते। आप उसमें 40, आपने जो 2-3 लाख रुपए यहाँ पे लगाए, 2 लाख रुपए अगर वहां लगाते तो हो सकता है इस जो भी मार्केट बुलिश है उसमें अगर आपने ब्रेकआउट देख के भी अगर ट्रेड कर लिया होता तो आपको नहीं करके भी वो 8 से 10 लाख रुपए हो जाते हैं अगर आपका ट्रेडिंग की अंडरस्टैंडिंग होती तो। लेकिन वो होने के बाद भी काफी ये देखने को मिला है कि लोगों को नॉलेज मिल रही है लेकिन एक ईगो आ गया है इसी स्टॉक से पैसे निकालने, प्यार कर बैठते हैं। स्टॉक मार्केट प्यार के लिए नहीं है, फ्रेंडशिप करो, वो भी स्टॉक में टेम्परेरी, इवन कोर पोर्टफोलियो भी ना, उससे भी कभी प्यार मत करो। इससे मेरे को एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है, जैसे हम लॉन्ग टर्म में कोई स्टॉक बाय करते हैं, लाइक मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि लाइक मैं आपको बता ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैंने अडानी के स्टॉक्स लिए थे, AGTL, तो वो मेरे को एक टाइम पे बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे थे, बट उस टाइम पे मैंने बुक नहीं किया और वो आज मेरे को लॉस दे रहे, लाइक ब्रेक इवन पे, बट मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। अच्छा, आपको प्रॉफिट हो रहा था लेकिन आपने उसमें प्रॉफिट बुक नहीं करा, लेकिन अभी ब्रेक इवन पे। तो अगर आप उस पर फंडामेंटल स्टडी कर रहे हो, आपको भरोसा है उस पर, तो आप अभी भी होल्ड करिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अगर मन में क्वेश्चन आ रहा है ना, दैट मीन्स अब आपको उसके अंदर और एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए। आपके माइंड में जैसे ही ये फर्स्ट क्वेश्चन आ जाए ना, मतलब आपका देखो मेन मोटिव हमारा स्टॉक मार्केट या किसी भी चीज से क्या है, वी वांट टू अर्न प्रॉफिट। अगर स्टॉक मार्केट से भी मुझे प्रॉफिट निकालना है तो एक ही स्टॉक थोड़ी ना, 10 स्टॉक है, तो मैं उसमें अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मेरी स्टडी सही चल रही है, टेक्निकल मुझे सही लग रहा है, फंडामेंटल मुझे सही लग रहा है, मुझे ये सही लग रहा है, तो मैं उसको होल्ड करूंगा। या तो मेरे स्टॉप लॉस पे निकलता है तो मैं निकाल दूंगा, या मैं होल्ड रखूंगा। सेकंड चीज आ गई, पैसा कमाना है किसी भी स्टॉक से कमाना, लाइक ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, जो लास्ट रिपोर्ट थी 2020 उस टाइम से अभी तक पड़ा है, उसके बाद प्रॉफिट हुआ, अभी तक पड़ा है। और मेंटालिटी क्या होनी चाहिए, कोई भी लॉन्ग टर्म स्टॉक्स हो, जैसे मैंने मेंटालिटी बना रखी है मैं उसको होल्ड करूंगा 5 साल, हाँ, तो ये ठीक है या नहीं? ऐसे स्टॉक्स के अकॉर्डिंग ही आपको एक्ट करना चाहिए। स्टॉक्स के बिल्कुल, अगर आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखो परफॉर्मेंस, 2 क्वार्टर में अगर कंटिन्यूसली या 3 क्वार्टर में कंटिन्यूसली आपको डिक्रीजिंग परफॉर्मेंस दिख रही है, तो वो एक अलार्मिंग सिग्नल तो है आपके लिए, है ना? तो वहाँ पे आप पूरा प्रॉफिट या पूरी एग्जिट नहीं भी लेना चाहो तो थोड़ा सा एग्जिट ले सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको 100% स्टॉप लॉस आज ही लेना। आप 20% एग्जिट ले लो, 30% ले लो, 40% ले लो, 50% ले लो। आपको फंडामेंटल पे जैसे जैसे कम विश्वास हो रहा है, जैसे जैसे विश्वास बढ़ रहा है, उस अकॉर्डिंगली आपको अपनी एवरेजिंग या डी एवरेजिंग करनी चाहिए, तो वो सबसे अच्छी चीज है। और टेक्निकल बुक्स करना ठीक है एक सर्टेन पॉइंट पे, कुछ बिल्कुल, आप ये चीज रखना ही नहीं कभी माइंड में कि मुझे आज ऐसा करना है कि मैं इतना निकाल दूंगा आज। हाँ, मेरा तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मोटिव रहता है वो ये रहता है कि अगर मैंने कहीं किसी स्टॉक में 1 लाख रुपए लगाए, हाँ, तो अगर मैं उसमें 1 लाख रुपए रिकवरी कर लेता हूँ ना, अगर मैंने 1 से 1.25 लाख रुपए प्रॉफिट बुक कर लिया, तो मेरा मेन तो कैपिटल निकल गया। अब बाकी जितना चल रहा है वो मैं मार्केट पे छोड़ देता हूँ, बीच बीच में फिर उसकी बुकिंग करता रहता हूँ। तो मेरा सबसे पहले टारगेट क्या है, मैंने कैपिटल तो बचा ली, अब मेरा जो पैसा चल रहा है वो मार्केट का ही था, मार्केट लेके जाएगा तो भी बढ़िया, मेरे को देके जाएगा तो भी बढ़िया। लाइक मेरा जितना इन्वेस्टेड था उसका हो गया खत्म। हाँ, अच्छा, फिर अभी आप वापस नीचे हो या फिर ब्रेक इवन पे वही आसपास। अच्छा, तो अगर आपका व्यू सही है और अगर आप रेगुलरली क्वार्टर एंड क्वार्टर परफॉर्मेंस देख रहे हो, आपको भरोसा है, अब उसको रखो। लेकिन प्रॉफिट कमाने के लिए उसमें और एवरेजिंग करने की मेरे को नहीं लगता, क्योंकि माइंड में अगर क्वेश्चन आ चुका है तो मतलब कहीं ना कहीं आपका खुद ही माइंड जस्टिफाई कर रहा है कि मुझे कहीं और शिफ्ट होना चाहिए। इससे भी फ्रेंडशिप रखो, किसी और स्टॉक्स को भी फ्रेंडशिप बना लो। एक फेस होता है कि आपको हर आपकी एज पे, आप जब शुरुआत के 5 साल होते हो, आप किंडरगार्टन स्कूल में होते हो, तो आपके फ्रेंड्स अलग होते हैं, फिर आप प्री प्राइमरी या दूसरे स्कूल में जाते हो, वहाँ पे फ्रेंड्स अलग बन जाते हैं, टीनेज में आपके फ्रेंड्स अलग हो जाते हैं, और फिर ये जो स्टॉक्स होते हैं ना, ये भी आपके फ्रेंड्स बनते हैं। अब आपको लाइफ में भी और स्टॉक्स में भी फ्रेंड्स आपको उनको बनाना चाहिए जिनके साथ में आपका एक कॉमन फ्यूचर हो, ना कि एक कॉमन पास्ट था। कि आपका एक पास्ट था अदानी के साथ में, तो ये स्टॉक में ही रहना है। कॉमन पास्ट था, पास्ट ही रहने दो। कॉमन फ्यूचर है, मतलब वो दूसरे स्टॉक्स में होंगे, आप उन पे शिफ्ट करिए। तो ये थी सेकंड बात जो आपने सीखी थी उनसे। बिल्कुल, सेकंड और थर्ड ऑलमोस्ट सब इसमें कवर हो गए। तो आपके लाइफ के 3 ऐसे मेंटर जो कि आपकी स्टार्टिंग फेज से, जब आप 16-17 के थे, आपने स्टार्ट की टिल ये, कौन ऐसे 3 मेंटर थे जिनका मेजर रोल था आपकी लाइफ?
वही मैं पहले दिन का बता चुका हूँ, मेरे फादर, मेरे अंकल और मेरे ब्रदर। तो सबसे पहले तो वही मेंटर थे और उन्होंने सब कुछ सिखाया। अगर मैं वैसे स्कूलिंग डेज की बात करूँ तो मेरे एक सर थे, मिस्टर परवेज खान। तो वो मैथ्स के ट्यूटर थे। वो मतलब मुझे मैथ्स में मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता था, लेकिन उससे पढ़ के मुझे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आया है कि अलजेब्रा जैसे चैप्टर जिससे लोग डरते हैं, मतलब मेरे माइंड पे हो गया था, मतलब मेरे टिप्स पे हो गया था। और मुझे ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं लाइफ में थ्रू आउट द लाइफ हेल्प करती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप, जैसे मुझे लगा कि मुझे एक बार माइंड में डाउट आया था कि 11वीं में जाके मैं मैथ्स में डब्बा गोल हो गया हूँ, मतलब मुझे नहीं आ रही समझ में। लेकिन ऐसा नहीं था, मुझे बस उस चैप्टर में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैं नहीं कर रहा था। मैं सुडोकू बहुत सॉल्व करता हूँ, मैं यूं ही कर लेता हूँ। मेरे 4x4 सुडोकू एक बुक है, आप अमेजोन से चाहो तो खरीद सकते हो, वो भी ट्रेडिंग में बड़ी हेल्प करती है। उसमें एक बार में आपके 4 सुडोकू होते हैं और वो चारों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, मतलब जो मिड लाइंस होती हैं सबकी सेम होती है। आपको वो डेफिनेटली करना चाहिए, ट्रेडिंग आपकी इससे भी बेटर होती है। मेरे सारे कोई भी इंटरेस्टेड है इस बुक में, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप भी जाके ले सकते हैं। बिल्कुल, सुडोकू 4x4 के नाम से वैसे भी मिल जाएगी आपको, और ये आपको लिंक भी मिल जाएगा। पर ये करने से आपका ट्रेडिंग में भी बहुत एक्सपोजर मिलेगा। मतलब मेरे कोई स्टूडेंट नहीं है जो कि वो नहीं करता होगा। सारे स्टूडेंट्स को सबसे पहले सजेशन यही मिलता है कि आप पहले अपनी मैथ्स अच्छी कर लो। तो वो मिस्टर परवेज जो सर थे, मिस्टर परवेज खान, वो बहुत, उन्होंने मतलब बहुत हेल्प करी इस चीज़ में। मतलब मेरी मैथ्स उन्होंने अच्छी करी। जब आपने 2017 में 42,000% आपने रिटर्न बनाए एक स्टॉक पे, तब आपकी फीलिंग क्या थी? वो एक्चुअली पूरा ध्यान तो नहीं कि 42 था कि 44 था, क्योंकि उसमें डिविडेंड का हमने वो बहुत बीच बीच में डिविडेंड मिले थे, 10 बीच में। लाइक ऐसा तो है नहीं कि वो एकदम से हुआ। नहीं नहीं, धीरे-धीरे बिल्कुल तो हुआ। बिल्कुल, बीच बीच में उसमें स्प्लिट भी हुआ था, बोनस इश्यूज भी आए थे, तो बहुत सारी चीजें हुई थी। तो मतलब एग्जैक्ट रिटर्न तो पता नहीं, पर इतना पता है कि 42,000% से तो 100% ऊपर है। तो पहले तो हमने कैलकुलेशन करा ही नहीं, पहले तो इतना दिख रहा था कि वो कॉर्पस दिखता था कि इतना पड़ा है, क्योंकि वो अंकल का अकाउंट था। हम रेगुलर लॉगिन तो करते नहीं थे, हम खुद की ट्रेडिंग में बिजी हो जाते थे। अभिनव अपना खुद के में बिजी हो जाता था, मैं खुद में बिजी हो जाता था। अंकल का जो वो अकाउंट था उसमें हम रेगुलर बेसिस पे एक्सेस देखते ही नहीं थे। वो बढ़ता, एक ये सबसे अच्छा बेनिफिट है इन्वेस्टिंग का। अगर आप उसका पासवर्ड भी कभी कभी भूल जाते हो, तो वो रिटर्न भी आ पाए ना, वो इस कारण से आ पाए। हमारी 100% इसमें स्किल तो ये थी कि ठीक है, हमने बाइंग अच्छे लेवल पे कर ली, सब अच्छा देख लिया, लेकिन जो पेशेंस वाला जो लेवल था ना, उसमें काफी सारा हेल्प इस चीज की थी कि हम ट्रेडिंग पे शिफ्ट हो गए। हाँ, काफी चीजों में इधर उधर दिमाग लगा लिया। खुद की कोचिंग क्लासेस होती थी 11th-12th को, हमने एक एनजीओ भी खोला था जिसमें फ्री में पढ़ाते थे। जो लोग डिजर्व करते हैं, हाँ। अच्छा पढ़ सकते हैं, लेकिन उनके पास मनी नहीं था, उनको भी हम फ्री में पढ़ाते थे। तो काफी सारी चीजें कर रहे थे बीच में ऐसी। तो उसमें इतना दिमाग चला जाता था कि हमें ये इन्वेस्टमेंट हमने जो कर रखे हैं बाकी के स्टॉक्स में, उसमें अवंती फीड सबसे ज्यादा था, तो उस पर कभी ध्यान ही नहीं जाता था। फिर देखते थे, अच्छा लगता था कि तो रिटर्न बहुत अच्छा है। वही मैं आ रहा हूँ इसी पे कि जैसे आप देखते थे, ऐसा तो नहीं था एकदम से 42,000 हुआ, नहीं। कभी 100% हुआ होगा, 200 हुआ होगा, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप कैसे होल्ड करते? जैसे आज के डेट में किसी का 10% भी बच जाए तो भी वो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाता है। तो बिल्कुल। आपने कैसे, आपका माइंडसेट कैसे, आपको किसी ने सपोर्ट किया, कैसे किया इसको इतना लंबा? तो होता ये था कि जब, क्योंकि वो अंकल का पैसा था, अगर मुझे उसमें कुछ भी लॉस बुक करना है, प्रॉफिट बुक करना है, सबसे पहले उनसे कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। और अभिनव भी बैठता था। अभिनव को खुद को उसको अलाउड नहीं है कि आप ऐसे ही बेच दो और ऐसे ही चीजें कर लो, ठीक है। और हम मोस्टली उस जब इनिशियली जब हमने ये जो स्टॉक लिए थे ना, तो हम तो पहले ब्रोकर को फोन करते थे कि खरीद ले। अच्छा। बाद में हम वो पैनल पे, डेस्कटॉप पे करने लग गए थे, लैपटॉप पे चीजें करने लग गए थे। पहले तो हम ऐसे बाइंग करवाते थे। हाँ, पहले तो हम ऐसे बाइंग करवाते थे, पहले हमें पता ही नहीं था कि खरीदते कैसे हैं, कैसे करते हैं। तो पहले तो सारे स्टॉक से ऐसे खरीदे थे जब शुरू शुरू में अवंती फीड्स को लिया था। तो जब वो लिया था तो इस तरीके से उसकी खरीदारी हुई थी। लेकिन जब बिकवाली की भी बारी आती थी तो हम ऐसे धीरे धीरे बाकी स्टॉक्स में भी हम ऐसे ही निकले थे। लेकिन अंकल के कंफर्मेशन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते थे। अब कई बार ऐसा हो जाता था कि अंकल अवेलेबल ही नहीं है, उनका कॉल, वो बहुत ट्रैवल करते थे, उनका गवर्नमेंट जॉब थी, लेकिन ऐसा कुछ था कि वो आउट ऑफ इंडिया भी रहते थे, तो वो बाहर जाते थे, हमारा उससे कनेक्शन नहीं हो पाया। या फिर उनको जब बताओ तो भी उनको पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए कि भाई एग्जिट क्यों ले रहे हो, स्टॉप लॉस आया या क्या हुआ, क्या चीज हो रही है, उनको पूरा एक्सप्लेनेशन बताओ। तो वो चीजें हो ही नहीं पाती थी। फिर हम भूल गए, 6-6 महीने निकल गए। अच्छा, 6-6 महीने तक आप उसको ट्रैक ही नहीं करते थे क्या? पता ही नहीं रहता था, हम खुद ही भूल गए। क्योंकि फिर क्या है, क्योंकि उन्होंने तो, अंकल ने जो पैसे दिए थे हमें, 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए जो दिए थे ओवरऑल, उन्होंने बोलता तुम सीखने के हिसाब से करो, चाहे तुम जीतो हारो, तुम सीखो। मुझे ऐसे अच्छा लगा कि उन्होंने अपने बेटे पे तो भरोसा करा, मुझ पे भी करा कि तुम दोनों मिल करके करो, एक जना अकेले मत करो, ऐसे करके। तो पर उन्होंने
मतलब एक बहुत अच्छी चीज ये करी कि मतलब भरोसा करा कि हम आप भी कर लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और पर उनको पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ता था, वो चीजें कभी कभी हो ही नहीं पाती थी। हमारा घर और उनका घर बहुत दूर होता था, बस बातें हो रही है फोन पे कि ऐसा ऐसा है, कभी कभी देख लिया तो देख लिया, फिर बोनस इश्यू आ जाते थे उसकी लालच में बेचते नहीं जब थे। इतना आप उस टाइम पे ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है, और जब आप बातें भी करते थे तो आप क्या बातें करते थे कि यार ये इतना ज्यादा ग्रो हो गया, इतना ज्यादा। हाँ, जब वो करोड़ में पहुंच गया था सबसे पहले और डिविडेंड इतने अच्छे आने लग गए थे क्योंकि स्टॉक्स इतने मल्टीपल हो गए थे, तो ऐसा लगता था कि मतलब वो क्या करे, इसका समझ में नहीं आ रहा कि हाँ। निकाल लेते हैं, मतलब इतना अमाउंट हो गया। हालांकि क्योंकि एक चीज क्या हो गई थी कि पहले इतना अमाउंट देख लिया था ना, हाँ। बस उस स्टॉक में पर्टिकुलरली इतना दिखने लग गया था तो वो अच्छा लगता था। हाँ। कॉर्पस तो पहले भी करोड़ में पहुंच गया था, तो जब कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इतना 1 करोड़ देख करके इतना शौक नहीं होता था क्योंकि पहले देख रखा था, लेकिन वो जो अमाउंट है ना, वो थोड़ा सा माइंड में क्लिक करता था कि नीचे चला जाएगा, होता भी था। हाँ। नीचे जाता था तो ऐसा लगता था अरे यार पहले बुक कर लेते। तो अंकल बोलते थे देखो अभी आएगा। उनका हाँ, बहुत बड़ा हाथ है इसमें। उनका भी बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि वो नॉलेज है, उनको नॉलेज है। मेरे फादर को मैंने बताई थी जब ये चीज, तो उन्होंने बोला कि इसमें अगर तुम जा रहे हो ना, जब तक फंडामेंटल में कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही, जब तक टेक्निकल तुम्हें सही लग रहे हैं, जब तक पढ़े रहो। तो आज तक होल्ड है या नहीं 17-18 में कम्प्लीटली निकाल दिया, और उसके बाद में अगर आप देखोगे तो वहीं से डिप है काफी ज्यादा। ओके। वो हमने तो फिर वो खुद का, कैसे डिसाइड किया कि अब बुक कर लेते हैं आप इतना? उस टाइम पे हमने एक अपना हमारा एक इंडिकेटर निकाला था, तो हाँ वो हमने खुद नहीं करा था एक बार। तो एक SAR भी आता है एक, अगर आपने देखा हो, एक इंडिकेटर होता है, तो उसमें वो डॉट्स बनते हैं, पर उसमें हमने थोड़ी सेटिंग्स चेंज करी जो हमारे हिसाब से होता था। एक तो हम उसके बेसिस पे एक्सेट लेते थे, एक हमारा होता था मूविंग एवरेज का वाला, और एक होता था हमारा प्राइस एक्शन। कौन सा मूविंग एवरेज थोड़ा स्पेसिफिक बताना चाहोगे? 9 और 21। 9 और 20। हाँ, बाद में हमने 10 और 20 करना स्टार्ट कर दिया। 9 और 21 इतना हमारे को यूज नहीं आने लग गया था, और उसमें एक्सपोनेंशियल, तो वही यूज करते थे। अगर उनके क्रॉसओवर्स भिड़ते थे तो हम एग्जिट करते थे, उल्टे क्रॉसओवर्स आते थे तो सीधे आए तो हम एग्जिट एंट्री भी लेते थे, उल्टा रहते तो हम एग्जिट लेते थे। ये टेक्निकल का था, लेकिन उसके साथ में फंडामेंटल्स भी अच्छे होने। ओके, लाइक आपने भी फिर खुद से भी इतना अच्छा अर्न करने लगे थे, तो आपको किसी चीज का ऐसा शौक है जो जिसपे आपको स्पेंड करना पसंद हो? ऐसे एक मतलब मुझे ऐसे याद नहीं है, पर हाँ मुझे बीच में ऐसा था कि ट्रैवल करने का बड़ा शौक था। मतलब मैं अकेले अकेले ही इंडिया से बाहर भी, अकेले? हाँ इंडिया से बाहर भी चला जाता था, बस और किसी चीज पे नहीं है। और मुझे शूज का बड़ा वो है, शौक है। और शूज का यार दिखावे का नहीं है, मुझे कंफर्टेबल होंगे तो मैं पहनूंगा। मतलब मुझे अभी वो एक कंपनी है, नाम नहीं लूंगा उसका, पर उसकी मैं स्लीपर भी उसकी पहनता हूँ और शूज भी मैं उसी के पहनता हूँ। मतलब कंफर्टेबल के हिसाब से, कि मुझे ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा कुछ। और मैं जॉगिंग करता था या मैं कुछ भी करता था, तो मुझे मेरा रिकॉर्ड है, मैं 20 किलोमीटर पर डे भी रनिंग करी हुई है। लाइक ऐसी खुद के लिए या किसी स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के लिए? नहीं नहीं, खुद के ही बस की जॉगिंग करनी है, रोज सुबह 4 बजे निकल जाता था ऐसा। तो मतलब वो डिसिप्लिन था, तो बस उसके लिए नए नए शूज ले लेता था। आज भी मेरे पास 16-17 जोड़ियां पड़ी है। तो आप कितने कंट्रीज अभी तक घूम चुके हो? मैं अराउंड 6 जगह गया हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मैं डीपली मतलब और भी जगह पे गया हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ कि मैं जैसे इंडिया के अंदर था, हाँ। तो मैं एक बार पाकिस्तान के थ्रू भी कहीं गया हुआ हूँ, और वापस उसमें इंडिया, क्योंकि वो सिंध में जाना था एक बार, वो हमारा वहाँ पे मंदिर है बहुत बड़ा, तो एक बार वहां से जाना था। तो ऐसे मतलब छोटे छोटे स्पेंड भी करें कई जगह, तो ऐसे बहुत ज्यादा जगह हैं आजू बाजू की देखा जाए तो। पर हाँ मतलब मेरा सबसे अच्छे ट्रिप्स जो है वो सिंगापुर है। मलेशिया भी मैं रिसेंटली गया था। मलेशिया में बीच बीच में भी जाता रहता था, पर पहले इस बार मैं फैमिली को लेके गया था पूरा। और उससे पहले दुबई काफी बार हो जाता है, क्योंकि ट्रेडर्स का एक कार्निवल रहता है, तो उसमें बीच बीच में हम मिलते रहते हैं, क्रिएटर्स मीट भी होता रहता है। तो जैसे मैं बाद में जब क्रिएटर बना था 2022 के अंदर, तो वहाँ पे भी वो समिट और ये सब होता रहता था, वहाँ पे भी मैं गया था। उससे पहले मैं वहाँ पे चाइना में भी जा चुका हूँ अपने प्रोडक्ट ओरिएंटेशंस को लेकर के, कि जो हमारी फैक्ट्री है उससे रिलेटेड। तो वहाँ पे मेरा रेगुलर जाना होता रहता है, लेकिन मैं वहाँ पे 5 दिन घूमने जाता हूँ खुद का एक्सप्लोर करने, और 2 दिन सिर्फ काम करता हूँ। सबसे बेस्ट कौन सी कंट्री लगी आपको? सिंगापुर बेस्ट है, सिंगापुर बेस्ट है। वहाँ का वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, एम्बियंस बहुत अच्छा है। बस वही है कि 0.01% लोग तो आपको थोड़े से कहीं पे भी मिल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हाँ लोग बहुत अच्छे हैं। मलेशिया भी मैं बोलूँगा कि वहाँ के लोग सबसे डिसेंट है। मतलब अगर आप किससे बोलोगे कि मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे आप बता दोगे कि ये एड्रेस कहाँ पे है, वो पर्सन आपका हाथ पकड़ के आपको वहाँ पे छोड़ के आएगा। अगर आप बोलोगे कि मेरी क्लिक कर दे, वो आपको 10 पोजेस बताएगा, वो वहाँ पे खड़ा रहेगा आपके लिए,
5 मिनट 10 मिनट, हाँ, कि वो आपको पूरा टाइम देगा। स्पेशली जब आप उसको बताओगे कि मैं इंडियन हूँ या कुछ हूँ, तो वो आप बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करने लग गए हैं इंडियंस की। आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ, थोड़ा सा हो सकता है पॉलिटिकल इम्पैक्ट है या कुछ है, पर बहुत रेस्पेक्ट करने लग आप इतने कंट्रीज घूमे, तो कहीं ना कहीं तो आपका ऐसा कोई मेजर इंसिडेंट हुआ होगा जो जिसको देख के आपको लगा होगा यार गलती कर दी आके, कुछ जो आपको बहुत ज्यादा, हाँ, लाइक बैड होगा आपके लिए वो चीज़। हाँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम जब मैं चाइना गया था, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम थी कि जैसे मैं मलेशिया गया था या सिंगापुर भी गया, तो पता था कि वहाँ पे वेज फूड का ऐसे कुछ इश्यू नहीं है। पहले यूट्यूब इतना हुआ नहीं करता था कि हाँ, सब एक्सप्लोर करके आ रहे हैं और बता रहे हैं कि ये यहाँ पे मिल जाएगा, ये हो जाएगा। चाइना में तो कहीं पे भी जाओ, वेज का उनको पता ही नहीं है। वहाँ पे उनको बोलो कि वेज का, आप पूछो कि क्या है वेज का, उनको कुछ पता ही नहीं है। बोले वेज क्या होता है, वो एग्स को भी वेज बोलते हैं। ओके। इवन दुबई के अंदर भी यही है, उनको पूछो वेज क्या, वेज तो वो बीफ दे देंगे आपको। मतलब मैंने कहा, तो आप धर्म प्रश्न आ रहे हो। तो वो ऐसी ऐसी चीजें भी हैं। तो सबसे ज्यादा वो था कि मतलब वहाँ पे भूखे पेट भी सोना पड़ता है, तो ये प्रॉब्लम आती है। मतलब वहाँ पे खाना अवेलेबल नहीं, कुछ भी नहीं। फिर मतलब धीरे धीरे जब चीजें समझ में आती, तो आपको पता है कि यहाँ से लेके जाना है। कुछ एक चीजें मिल गई फिर वहाँ पे धीरे धीरे, कि यहाँ पे ये रेस्टोरेंट्स हैं जो कि ये प्रोवाइड करते हैं। फिर किसी ने सजेस्ट करा कि आप उनसे स्पेशली ये बनवाओ। अब वो है तो पूरा नॉनवेज बनाने वाले, लेकिन अगर आप ये पर्टिकुलर चीजें बनवाओगे, उनसे बोलोगे ना वेज, उसको पता ही नहीं है। हाँ, पर आप ये करी और ये वाली चपाती बनवाओ, तो वो आपको वेज, वो आपके लिए वेज ही रहेगा। हाँ। तो दुबई में बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, दुबई में ट्रेडिंग की कैसी लाइफ है, और आपका कभी मन नहीं पड़ा कि मैं इंडिया से शिफ्ट होकर दुबई चला जाऊं, ऐसा समथिंग? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं कि दुबई में जाकर के आपको ट्रेड करने की जरूरत है। दुबई में मेरे ख्याल से जो जा भी रहे हैं, तो वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको आरए का लाइसेंस या तो मिल नहीं रहा, या फिर वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो वो इंडिया में उनको थोड़ा सा डाउट है खुद पे, या तो एज इन कुछ प्रॉब्लम आ सकती है उनके ऊपर, तो वो बस इसलिए ही जा रहे हैं। इसलिए से हाँ, बाकी टैक्सेस वैक्सेस का जब भी फर्क पड़ेगा, अगर आप बहुत ज्यादा ही बिटकॉइन और फॉरेक्स के साइड में वहाँ के रेजिडेंशियल के थ्रू करते हो, वहाँ के रेजिडेंशियल ले लेते हो, या फिर वहाँ की आप सिटीजनशिप ले लेते क्योंकि हो। बहुत ज्यादा आजकल क्रेज चला हुआ है कि ट्रेडर हो तो दुबई चले जाओ। हाँ, पर इंडिया के अंदर अगर आप ट्रेड करोगे उसी से तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर कोई यूट्यूबर है और अगर वो दुबई में बैठ करके इंडिया के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो उसको क्या बेनिफिट? उसके ऊपर तो बल्कि ज्यादा ही टैक्स लगेगा। ओके। पर अगर वो फॉरेक्स में करता है या फिर वो क्रिप्टो में करता है, तो ही सिर्फ उसको वहाँ की सिटीजनशिप लेकर के बेनिफिट मिल सकता है। अदरवाइज वहाँ पे जाने का कोई पर्टिकुलर बेनिफिट नहीं है। अब क्योंकि मैं वहाँ पे बिटकॉइन में मेरा सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, वो भी यूरोप के थ्रू। मेरे ब्रदर हैं यूरोप में, स्पेन के अंदर तनरिफ में, मैंने उनके थ्रू इन्वेस्ट करवा रखा है मेरा कैश दे करके। तो उन्होंने मेरा वहाँ पे बिटकॉइंस में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। मैंने कभी इसके अंदर ट्रेडिंग करने का सोचा भी नहीं। करता था पहले, बीच में करी थी जब तक वो 30% का टैक्स का नहीं आया था, जब तक करा था। लेकिन मुझे इन्वेस्टमेंट में बहुत बेनिफिट था। अभी रिसेंटली जब वो 13, 14, 15, 16 में आया था, जब भी मैंने बहुत बिटकॉइन खरीदवाए थे। दैट इज वाई आई स्पेन अगेन। तो अभी जैसे बिटकॉइन नीचे है, तो आपकी बाइंग प्राइस उससे भी नीचे है या? नहीं, मेरी बहुत नीचे है। मेरी तो मतलब बहुत नीचे की एवरेजिंग है। अगर मैं अभी अभी का ही प्रॉफिट निकालूं, तो आप देख लो कि मेरा जो रिसेंट जो मैंने बाइंग करी थी, जब मार्केट 16 से लेकर के 13 पे गया था बिटकॉइन का, उसके बाद में अभी वो है 60s पे। आई गेस मैंने अभी ट्रैक नहीं करा काफी टाइम से, पर 60s 50 60s पे, तो 50 तो बहुत पहले क्रॉस कर गया था, पर 60s पे मेरे ख्याल से गया तो 70 तक भी चला गया। हाँ गया था। पर मैंने कहीं प्रॉफिट बुकिंग नहीं करा। मैंने कहा पड़ा है, ये मेरे पास पड़ा है, और वो भी उनको मैं बोलूंगा जब तक, तो वो 10 चीजों में वो भी बिजी रहते हैं। हाँ, मैं स्पेन भी गया हूँ, और वो भी बहुत अच्छी जगह है। मतलब मैं स्पेन में ज्यादा ट्रैवल नहीं करा। वहाँ पे 2-3 ही जगह है। तनरेफ, उसके अंदर फ्लूइड में गए थे, फिर वहाँ से बार्सिलोना गए थे। बार्सिलोना में मेरी कजिन सिस्टर रहती है, और यहाँ पे मेरे कजिन ब्रदर रहते हैं तनरेफ फ्लूइड में। तो मैं वो 2 जगह होके आया। और अगर वहां से अगर आपको लंदन जाना है, तो वहां से सिर्फ 2 घंटे के पास है फ्लूइड से। अच्छा, ओके। तो वहां से लंदन भी ट्रैवल कर लिया। पहले भी गया था, लेकिन अब बहुत चेंजेस हो गए। नहीं, वहां पे नहीं गया, क्योंकि इसको अच्छी जगह है, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने बताया था कि काफी रेनी है, कुछ ऐसा स्लाइड्स की प्रॉब्लम आ रही, लैंडस्लाइड्स की। तो पता नहीं उस टाइम पे था कि नहीं था, या फिर मेरे ब्रदर को घुमाने का मन नहीं था। क्योंकि वो अपना काम दाम छोड़ के मुझे 15 दिन घुमा ही रहे थे। तो हो सकता है उन्होंने इसलिए मना कर दिया, पर मैंने उनको ये चीज बोली थी। हाँ, पर वो नहीं हो पाया। तो अब आ जाते शूज पे। ठीक है, आपके मोस्ट एक्सपेंसिव शूज का पेयर कौन सा है और कितने का है? हाँ, तो ये चीज है ना, मतलब एज अ सिंधी मैं मतलब है ना, ऐसे नहीं करता कि मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव शूज पे करता हूँ। क्योंकि हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास में जो एक्सपेंसिव शूज हो वो कंफर्टेबल ना हो।
ये ऐसा हो चुका है मेरे साथ। मैंने एक बार 10,000 के शूज लिए और वो इतने कंफर्टेबल नहीं थे जितने 4,500 वाले थे। तो मैं क्या करता था, मैं शोरूम में जाता था, मैं उनको थोड़ा परेशान करता था आप ऐसे मत करना, मतलब वो रिटेलर्स होते हैं वो भी बड़ी मेहनत करते हैं, पर जो आउटलेट्स होते हैं उनके पास में जाता था, सारे शूज़ ट्राई करता था, उसमें थोड़ा सा वॉक करके देखता था, चल के देखता था, थोड़ा सा रन अप करके देखता था, जो अच्छे लगते थे वही अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे आधी रेट्स पे मिलते थे तो मैं वही ले लेता था। लाइक पहले ट्राई करते थे, उसके हाँ। बाद आके Amazon वगैरह। तो मेरा वैसे सबसे एक्सपेंसिव जो है वो आउटलेट से लिया हुआ है, और मैं ऐसा नहीं करता था कि किसी आउटलेट को ऐसे रैंडमली जाके परेशान कर रहा था। फिक्स आउटलेट से कि 2 या 3 आउटलेट उसी कंपनी का मेरे को पता था कि इसका ही मेरे को अच्छा लगा, इसका ही लूंगा। मेमोरी फोम शूज होते हैं, मैं वही लेता हूँ। तो एक ही कंपनी जो मेमोरी फोम में सबसे ज्यादा एक्सपर्टाइज रखती है अभी, तो उसी के शूज लेता था। और वो सबसे महंगे जो मैंने लिए आउटलेट से वो 22,000 के शूज हैं, लेकिन मैं उसको आज भी अग्री नहीं करता कि इतनी रेट्स डिजर्व करता था वो। मैंने सोचा था कि आप 2-2.5 लाख तो कुछ चले। नहीं, वो स्नीकर्स होते हैं, वो उनका वो शो ऑफ वाले रहते हैं, वो मैं उसमें जाता ही नहीं कभी भी। मेरा तो जितना कंफर्टेबल होना मुझे, मैं सिर्फ उस पे ही फोकस करता हूँ। आज मेरे जो स्लीपर्स हैं वो भी मेमोरी फोम वाले हैं। हाँ, तो बस मेरा फोकस इतना है कि मेरे जो रनिंग है या फिर मैं जो वॉक भी कर एक क्वालिटी प्रोडक्ट होना हाँ, बस मेरे को मेरे घुटनों में दर्द नहीं होना चाहिए, मेरे पैरों में मेरे को दर्द नहीं होना चाहिए, बस इतना करना है मेरे को कि मेरा लाइफ स्टाइल में मेरे को चलना बहुत पड़ता है। मैं कभी कभी जॉगिंग जाता हूँ, जिम जाता हूँ, तो मेरे सारे काम उससे ही हो जाए। हाँ, नंबर ऑफ शूज ज्यादा है, लेकिन कभी भी एक्सपेंसिव जाने पे ध्यान नहीं दिया, और वही चीज को जितना सस्ता खरीद सकूं हाँ। वही देखा। क्योंकि आपका रियल प्रॉफिट, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे इन्वेस्टमेंट, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे कुछ भी हो, आपका रियल प्रॉफिट जब भी होगा जब आप बाइंग करने, तो सेलिंग तो सेकंड प्रोसेस है। और आपको पता चल जाएगा, आधे इंडिकेशंस जब भी आ जाएंगे कि ये स्टॉक बढ़ेगा या फिर ये प्रॉफिट हो सकती है। क्योंकि आपकी जो बाइंग है ना, वो आपने सही प्लेस पे करी है, वो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस देती है। चाहे वो पूरी लाइफ में किसी भी चीज पे खर्चा कराओ, चाहे इन्वेस्टमेंट पे कराओ। सेकंड जो होता है ना, वो सेलिंग होती है। लोगों को लगता है सेलिंग में प्रॉफिट बुक हुआ, आपने प्रॉफिट जब बाइंग कर ली ना, जब भी आपका सबसे पहला प्रॉफिट हो गया। क्योंकि आपको पता है, अगर कोई पर्सन ये है कि खरीदने के बाद भी प्रार्थना कर रहा है, भगवान स्टॉक को बढ़ा देना, रातों की नींद उड़ी हुई है, मतलब वो नहीं है स्टॉक मार्केट में, वो नॉलेज नहीं है अभी उसको, वो सीख के ही कर पाएगा। तो लाइक जैसे अभी स्टॉक्स की बात हो रही है, तो आप अभी कौन से स्टॉक्स पे अभी स्टडी कर रहे हो जो कि आपको लगता है कि अच्छे चल सकते हैं? कुछ ऐसे स्टॉक्स, एक दो। एक महाराष्ट्र सीमलेस करके है कंपनी, महाराष्ट्र सीम करके है, आयरन ओर से रिलेटेड कंपनी है, अच्छा कर रही है ये। इसकी वैल्यूएशन पे मैंने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है इस पे। इसको कोई रिकमेंडेशन मत लेना अभी, पर मतलब ये स्टॉक मैंने अभी 590s के एवरेज पे ले रखा है। इससे पहले भी लिया था पर वो बुक कर लिया था, फिर 590s के एवरेज पे अभी फिर से ले रखा है। मेरा टारगेट इसमें 712 का है, 711 का है, और 800 तक हाईएस्ट मेरे लिए है। और कोई स्टॉक्स हो जो लेके छोड़ने हो 5-10 सालों के लिए? वो तो फिर इंडेक्स फंड है सबसे पहले। इंडेक्स फंड। हाँ, जब नीचे जाए उसके अंदर भर के पैसे डालो। लोग उल्टा करते हैं, हाँ, आपको उनका उल्टा करना है। 90% लोग ये करते हैं कि वो मार्केट ऊपर जा रहा है जब इन्वेस्ट करते हैं, नीचे जाता है तो डरते हैं, अरे नहीं करना चाहिए। नीचे जाओगे जब भी तो ऊपर जाएगा तो जब बेनिफिट होगा। हाँ, आप ये सोचो कि मार्केट 50% गिरा है ना, अगर 5,000 से 2,500 आ गया तो 50% गिरा। अब वो 50% 2,500 पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो, मान लो किसी ने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे और वो अभी कितने पे हो गया, 50 लाख रुपीज पे। अब मैंने वहां पे 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे जहाँ पे 2,500 पे मार्केट था, वापस 5,000 पे आएगा तो मेरे तो 2 करोड़ हो गए। हाँ। और उसके सिर्फ क्या हुआ, वो 50 लाख से वापस 1 करोड़ पे रिकवरी हुई। कवर हुआ। अब उसको लगेगा मैं वापस से 50% ऊपर आ गया। हाँ। नहीं, वो 100% ऊपर आया, मैं भी 100% ऊपर आया। बट बाइंग प्राइस का फर्क था। बिल्कुल। और इसी तरीके से जैसे वो रहता है, अब जितना ज्यादा गिरेगा उतना ज्यादा बेनिफिट है। ओके। मतलब मार्केट अगर 70% 80% गिर गया तो फिर उसका आपका जो रिटर्न होगा वो 300-400% हो जाएगा। लाइक एट द एंड ऊपर ही। या आपको ये स्टॉक्स होते 95% गिरा कि 100 रुपए का था 5 रुपए पे आ गया, लेकिन अब वो वैल्यूएशंस बहुत अच्छी दिखा रहा है, टेक्निकल्स बहुत अच्छे दिखा रहा है। सोजलॉन मत खरीद लेना इसके सुन के, लेकिन एक आइडिया दे रहा हूँ। 95% गिरा, अब किसी का 1 करोड़ था 5 लाख ही रह गया, लेकिन मैंने मान लो 1 करोड़ रुपए उस 5 रुपए पे इन्वेस्ट करे, तो अब वो वापस से अगर उसी लेवल पे जाता है 100 रुपीज पे, तो वो मेरे लिए 1900% का रिटर्न हो गया। मतलब वो 1 करोड़ के 20 करोड़ बन गए, 19 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। ये इस तरीके से वर्क करता है। तो ये जो डिप्स में डरते हैं ना, निकलते हैं, और पे आप और वहीं पे छोटा सा कितना फर्क आ गया, 90% पे है तो सिर्फ 1000% का रिटर्न, 95 होता ही आपका 1900% डायरेक्ट 900% ऊपर हो जाता है। ये कैलकुलेशन है जो लोग मिस कर रहे हैं। 5th में पढ़ी थी,
क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई वीक है, सब इंटेलिजेंट है, लेकिन रेगुलर पढ़ाई नहीं होती ना, कि रेगुलर किसी कोई चीज काम नहीं आ रही। कैलकुलेटर पड़ा है हाथ में, मोबाइल में पड़ा है, सब फटाफट वहीं से कर लिया, आपका माइंड चलेगा नहीं, आप ट्रेडर और इन्वेस्टर नहीं बनोगे। आपको ये चीज खुद से ही करनी है, बिना कैलकुलेटर के ये स्टार्ट कर लो, छोटी छोटी कैलकुलेशंस करना, प्रैक्टिस कर लो, ट्रेडर और इन्वेस्टर भी धीरे धीरे बन जाओगे। आपको अगर स्टॉक मार्केट के अलावा कोई बिजनेस करना होता है, या आपको लाइक जैसे अब तो आप बिल्कुल फाइनेंस पे ही हो, कोई बिजनेस करना होता है स्टार्ट, आप कौन सा बिजनेस चूज करते हैं और क्यों? मेरा एक्चुअली है, मैं मेरे भैया के साथ में करता हूँ। हमारा प्रोडक्ट है जो कि कन्फेक्शनरी की चॉकलेट्स है, हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, कैंडीज और चॉकलेट। ऑल इंडिया मिलते हैं? हाँ, ऑल इंडिया मिलता है। लाइक ब्रांड आप तो आपकी बता सकते हो? मनीष नाम से है और धीरज के नाम से भी है, छोटे छोटे ब्रांड्स है। पर अगर ये इतने फेमस नहीं है क्योंकि हमारा जो आउटवर्क नेटवर्क है वो विलेजेस और रूरल एरियाज में थोड़ा ज्यादा है। प्रॉफिटेबल है कंप्लीटली वो शुरू से ही। अगर हम बात करें टॉप राजस्थान की टॉप 5 कन्फेक्शनरी टेलर्स की, तो हम एक उसमें से एक है। ये अवेलेबल मतलब होलसेलर्स की बात करें तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, उसके अंदर ही हमारी होलसेल फर्म है। तो टॉप 5 राजस्थान के होलसेलर्स में हमारी कन्फेक्शनरी फर्म है। आपने चॉकलेट्स का बिजनेस करना मतलब क्या व्यू था स्टार्ट करने का? ये हमारा शुरू से मतलब ये था, फैक्ट्री तो बाद में करी थी, लेकिन पहले हमने एज ए होलसेल ही स्टार्ट करा था। मेरे ब्रदर ने करा था और मेरे फादर ने करा था, जब वो मिल्क वाले काम से छोड़ करके उस काम में गए थे। क्योंकि उनको ये लगता था कि काम ऐसा पकड़ो कि मतलब कभी खत्म ना हो। तो वहाँ को 2 चीजें सूझी, एक तो मेडिकल का कर लेते हैं, है ना। उन्होंने सोचा कि या तो डॉक्टर हो तो ज्यादा बेनिफिट नहीं है, मेडिकल का कुछ करते हैं। तो मेडिकल में होलसेल करने का सोचा था, लेकिन फिर तो डॉक्टर बन जाओ या तो पेशेंट बना। हाँ तो वो एक मतलब बैठा नहीं माइंड में कि मेडिकल का करने पे थोड़ा सा इसके नॉलेजेबल बेस चाहिए था, उस पर थोड़ा सा फार्मेसी की स्टडी भी करनी पड़ती है। वो उनको चाहिए था कि थोड़ा फटफट स्टार्ट कर लो। तो वो कन्फेक्शनरी में उनको ये था कि ये तो बच्चे खाते ही रहते हैं, चॉकलेट ये चीजें तो चलती रहती है, ये तो क्यों क्या है आगे का ना मतलब एक्सपेंड हो सकता है और एक अच्छी ब्रांड। ये अभी भी $1 बिलियन इंडस्ट्री है और ये चलती ही रहती है। अगर आज भी हम वो बात करें, हमारी वो आपने कभी ना कभी तो खाई होगी बचपन में, ऑरेंज कैंडी आती थी। वो एक वो बनी हुई आती थी, हम उसको प्रीमियम पैकेजिंग में देते हैं। वाइट कलर की ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग में आती है, जो कि टॉफी की तरह आप खोल करके ओपन करके खा सकते हो। और पूरा जो बनती है पूरी सिक्योरली बनती है, सब एक एक जो पर्टिकुलर पर्सन होता है वो सैनिटाइज होता है, उसके वो बेयर हैंड्स नहीं होते, प्लास्टिक पॉलिथीन सब कुछ रेगुलर हर घंटे में चेंज होकर के सब कुछ ऐसे काम बनता है। मतलब बहुत अच्छे लेवल पे वो करा हुआ है किसी, और बिल्कुल हाइजीनिक काम है। जैसे आप IRDA और MP रजिस्टर्ड हो, तो और सिस्टम में इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो IRDA बिल्कुल अलग है, वो इंश्योरेंस रेगुलेटरी है, ठीक है। एम्फी जो है वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का होता है, और जो थर्ड है वो सेबी का होता है। सेबी में भी आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, जैसे कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, उसमें आपका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, जैसे आपको कौन सा इंश्योरेंस लेना है, क्या करना है, वो सारी चीजें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन हम आपको डायरेक्टली बेच नहीं सकते। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए कि मैं ये इंश्योरेंस लेना चाहता हूँ, मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ कि आप ये कर सकते हो। आप मेरे से पूछते हो कि ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँ कि नहीं करूँ, ये AIF में इन्वेस्ट करूँ कि नहीं करूँ, या फिर क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, कहाँ कहाँ पे मैं अपना कॉर्पस लगाऊं। आप मुझे अपने गोल्स बताओगे, सबसे पहले आप मुझे अपनी रिस्क टेकिंग बताओगे, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके फाइनेंशियल प्लानिंग करूंगा, जो CFP भी करते हैं, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, ठीक है। तो वो भी वही करते हैं, मतलब मैं CFP भी हूँ। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जैसे अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का वो ले लेते हो, तो आप उसको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में कर सकते हो, फिर आप सेबी के फ्रेमवर्क में आगे कर सकते हो। वैसे सेबी जो CFP होते हैं वो खुद की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, दे डोंट हैव दिस थिंग कि वो उनको पर्टिकुलरली IAS से रजिस्टर करना पड़ेगा। बट हाँ, आपको अगर बहुत ज्यादा ही डीप जाके करना है तो आप IA रजिस्ट्रेशन के साथ भी कर सकते हो, उसमें कुछ फीस ले सकते हो आपके कॉर्पस मैनेज करने की। आपको वो रेगुलर बेसिस पे गाइड करते हैं कि आप इससे कर सकते हो, इससे कर सकते हो, इससे कर सकते हो, इनके थ्रू आप बाय कर सकते हो, ये आपको पूरी गाइडलाइंस बतानी होती है। एक होता है IA, दूसरा हो गया RA, ये होता है रिसर्च एनालिस्ट, जो टिप्स देते हैं ना आपको, या फिर जो आपको एक्चुअली में गाइड करते हैं, या फिर जो अखबारों में भी आपने देखा होगा कि वो रिकमेंडेशन लिखते हैं ये बाय और सेल, वो सारे ही रिसर्च है। उसमें देखना आप नीचे या तो किसी कंपनी का नाम लिखा हुआ होगा, या फिर उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिखा हुआ होगा जो वो RA है। वो बिना, अगर वो RA नहीं है ना, तो वो न्यूज़पेपर उस पर छापेगा ही नहीं। तो ये चीज बिल्कुल अलग हो गई सेबी वाला, है ना, RA और IA, ठीक है। और जो हम रेगुलर बेसिस पे RIA नाम सुनते हैं, वो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फिर रिसर्च एनालिस्ट की ही बातें करते हैं।
तो दोनों अलग अलग चीजें होती है, दोनों के लिए अलग अलग एग्जाम होते हैं। तो जैसे आपने प्लान किया कि आपको सभी रजिस्टर्ड भी होना है या हाँ, मैंने ये दे रखा है, इसके एग्जाम बहुत पहले ही दे दिए थे, और उसके बाद में अगर आप CFA होते हो तो आपको RA का एग्जाम देना भी नहीं पड़ता। हाँ। तो ये चीजें होती हैं, लेकिन आप IA का अगर आप देना चाहते हो, जैसे मेरा चार्टर्ड मैंने रिन्यू नहीं करवाया CFA का, तो आप उसका नहीं करवा करके अगर आप RA का एग्जाम देना चाहते हो तो वो कर सकते हो। तो मैंने RA का जब एग्जाम दिया था तो मैंने 3 दिन ही पढ़ाई करी थी, क्योंकि मैं रेगुलर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हूँ। तो मेरे उसमें 82 पॉइंट कुछ मार्क्स आए थे, 82.5 आए थे, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है थोड़ी सी। और जो मैंने IA का दिया था, मैंने IA का भी दे दिया था कि मैंने कहा मेरे को IA या फिर RA से किसी का एक का देना है, लेकिन IA में 2 लेवल होते हैं। तो एक में मेरे 72.5 आए थे और मैंने 5 दिन की पढ़ाई करी थी, लेकिन जो सेकंड लेवल था वो मेरे से ज़्यादा रिलेटेड था, उसमें इंश्योरेंस और ये चीज़ें ज़्यादा थी, तो वहाँ पे मेरे 87 ओवरऑल तो जैसे आप परसेंटेज। तो जैसे आप अभी एक अच्छे खासे अपनी लाइफ के स्टेज में हो, फाइनेंशियल स्टेज पे हो, मतलब बहुत अच्छे स्टेज पे हो। तो जैसे आप फाइनेंशियल स्टेज के बहुत अच्छे फेज पे हो अभी, तो आपकी क्या प्लानिंग है कि आपको कहाँ तक रीच करना है, या आपके कुछ गोल्स होंगे जो आपके गोल्स होंगे? ऐसा कुछ गोल्स नहीं बनाया है, बट मेरे को ये है कि मैं एक स्कूल खोलना चाहता हूँ, जो हम बहुत जल्दी कर भी लेंगे इसको। पहले कोविड के टाइम पे करने का था, पर कोविड में थोड़ा डिले हो गया, फिर अभी तक नहीं करा हमने उस पर प्लान अप, पर हम मोस्ट प्रोबेबली 2025 में या 2026 में इसको कर ही लेंगे। एक स्कूल खोलना है जहाँ पे सुबह मॉर्निंग में जैसे रेगुलर स्कूल्स रहते हैं, जो नॉर्मल बच्चे फीस देके आ सकते हैं, जिनके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, वो आएंगे। शाम को उसमें वो स्कूल हो जाएगा जहाँ पे जो गरीब होते हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो ये एक मेरा प्लान है कि ये करना है, और मनी का कभी ऐसे कुछ फाइनेंशियल गोल बनाया नहीं है। बस ये है कि एक चीज हमेशा सोची थी, कई बार सोचा कि क्या करना है, और काम छोड़ के भी देखा, ऐसा करके भी देखा कि पैसा आ गया पर ठीक है अब क्या करना है, पर बहुत बोरियत हो जाती है, और आपके माइंड में जबरदस्ती की चीजें चलती है कि अरे ये और मतलब। तो फिर एक है ना, जो अमिताभ बच्चन जी की वो देख ली थी वीडियो, और उसमें अनिल कपूर ने उनसे सजेशन मांगा था कि मैं अभी बहुत अमीर हो चुका हूँ, ऐसा हो चुका हूँ, तो अब मैं क्या करूँ, काम छोड़ दूँ या क्या करूँ। तो बोले कभी लाइफ में ऐसा मत करना। उन्होंने शायद 72 के थे जब वो उन्होंने ये सजेशन दिया था, अनिल कपूर को। आज वो 82 है, और आज भी वो काम कर रहा है, KBC रिकॉर्ड होता ही रहता है, ये करते ही रहते हैं। तो उनको देख करके लगता है कि उनके पास भी इतना पैसा है, लेकिन वो करते रहते हैं। तो हमें भी काम बंद नहीं करना चाहिए, करते रहो बस। हाँ, मैंने ये कर दिया कि इंट्राडे मैंने काफी कम कर दिया है, क्योंकि मुझे स्क्रीन टाइम अच्छा नहीं लगता। लेकिन हाँ, ऐसा है जहाँ मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है, बजट डे आ गया, ये हो गया, तो मैं करता हूँ। और डेफिनेटली मेरा ज्यादा करने के पीछे रीजन ये है कि जो मेरे स्टूडेंट्स है ना, वो प्रैक्टिकली ज्यादा समझते हैं। तो जब मैं उनसे अपनी ट्रेड शेयर करता हूँ तो वो एक्चुअली में प्रैक्टिकल एक्सपोजर ले पाते हैं। बेसिकली इसीलिए आप थोड़ी ज्यादा करते भी हो, रीजन यही है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे उसको करना ही पड़ेगा। और मैं कभी उससे फ्लो में ना टूटूं, मेरी प्रैक्टिस ना छूटे, तो मैं वो करता हूँ। एक मैं माइलस्टोन ट्रेडिंग हमेशा करता हूँ, जैसे कि मार्केट 24,000 25,000 पे रहा तो मैं निफ्टी के पुट ऑप्शंस लेता हूँ। एक मैं बजट के टाइम पे लेता हूँ। आपकी बातों से जितना मेरे को पता लगा है, आप बियरिशनेस को ज्यादा वो फॉलो करते हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मतलब अगर मार्केट में मुझे पोजिशनल ट्रेडिंग लेनी है एज एन इंडेक्स ऑप्शंस के लिए, तो मैं पुट ऑप्शंस पे जाऊंगा। आप कभी भी खुद भी देख लेना, कॉल ऑप्शंस अगर आप देख रहे हो कि मान लीजिए आज अभी जैसे मान लो 25,000 पे मार्केट है, निफ्टी है, तो आप 25,200 का ऑप्शन देख लो, कॉल ऑप्शन, वो आपको इतना महंगा नहीं दिखेगा। लेकिन 24,800 का पुट ऑप्शन आपको महंगा दिखेगा। क्यों ऐसा? पुट ऑप्शंस की रेटें हमेशा ज्यादा दिखेगी। इवन 25,200 के कॉल ऑप्शन की जो रेटें है ना, वो 24,600 की उससे भी ज्यादा है। 24,600 के पुट ऑप्शन। हाँ, वो मतलब क्योंकि मार्केट जो है पुट ऑप्शन इतना दूर है, लेकिन फिर भी बहुत महंगा है। क्यों? क्योंकि मार्केट को पता है कि रिस्क पे ज्यादा मनी बनता है, क्योंकि वो अगर कोई पता है कि मार्केट यहाँ से नीचे तो गिर सकता है, उतना जल्दी शूटअप तो नहीं हो रहा ना। शूटअप होने के लिए मतलब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैल्यू क्रॉस कर जाएगा। अगर उसके आज भी 1,000 मार्केट ऊपर जा रहा है, तो लोग फंडामेंटल्स तो देखते नहीं है। लोग तो सोचते हैं अच्छा 1,000 पॉइंट, 1,000 पॉइंट, 2,000 पॉइंट, लेकिन उसमें कितना ट्रिलियन डॉलर्स या कितना बिलियन डॉलर्स का मूवमेंट आ चुका है, वैल्यूएशंस कितनी बढ़ चुकी है, लोग उसको देखते ही नहीं है। इतनी जल्दी फ्रीक्वेंटली नहीं बढ़ सकती, करेक्शन जरूर हो सकता है। आज भी हम 158% या 160% के आसपास मार्केट कैप से, मतलब GDP से ऊपर खड़े हैं मार्केट कैपिटल। तो बहुत महंगा तो है मार्केट, अब उसमें करेक्शन ईजी है। और
ये कैलकुलेशन बेस्ड है मेरा, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मतलब सट्टा लगाता हूँ और ये सोचता हूँ, पूरा कैलकुलेशन है कि ये बहुत पता सारी है। स्टडीज होती है बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। तो पता है मुझे कि मार्केट, आप मतलब अगर आपको कभी कुछ समझ में भी नहीं भी आया इसका डीपर कि मार्केट क्या है, जो व्यूअर्स है उनको समझ में नहीं भी आता कि जीडीपी का ऐसा क्या है सीन, कैसे कैलकुलेशन करना है कुछ भी, तो सिंपली उनको ये सोचना चाहिए, बस एक चीज पे देखो कि पुट ऑप्शंस की रेटें हमेशा ज्यादा क्यों है कॉल ऑप्शन से। तो आपको कॉल ऑप्शन से ज्यादा जब जब आपको लगता है कि मार्केट में थोड़ा सा वीकर पॉइंट है तो वो करेक्शन ही है, और वो पुट ऑप्शंस की रेटें इसलिए ज्यादा है। जैसे कि बोलते भी हैं कि सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पुट ऑप्शंस बेसिकली लोग लेते भी इसलिए हैं क्योंकि उनको अपना, देखो आप जो एफएनओ बनाया भी क्या था ना, वो आपके स्टॉक्स को या फिर आपके इक्विटी पोर्टफोलियो को हैच करने के लिए। जो लोग स्पेकुलेशन तो अभी स्टार्ट हुआ है इंडेक्स में थोड़े टाइम पहले से, लेकिन पहले तो हम सिर्फ हैच करते थे, अब हैजिंग कॉल ऑप्शन तो कोई लेके करेगा नहीं। तो अगर मैंने इक्विटी ले रखी है तो मैं अगर उसके अंदर हैजिंग करना चाहता हूँ तो मैंने पुट ऑप्शंस ले रखे हैं। तो पुट ऑप्शंस इसलिए हमेशा महंगे हैं, जो सेलर है पुट ऑप्शन का वो हमेशा महंगे बेचेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसके लिए भी बहुत बड़ा लॉस हो सकता है अगर मार्केट गिरेगा तो, क्योंकि उसके लिए तो बहुत बड़ा पैसा जाएगा। तो इसलिए हमेशा पुट ऑप्शन ही महंगा रहता है, और पुट ऑप्शन खरीदना बहुत फायदेमंद सौदा रहता है। अब मैंने ये नोटिस करा है कि मैं साल में अगर 5-7 भी ट्रेड ले लेता हूँ ना ये इन चीजों पे, माइलस्टोन पे, या फिर 2-3 भी ले ली तो भी बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे कि आप बोल रहे हो कि आप जैसे भी राउंड लेवल आता है 24,000 25,000, आप कह रहे हो आप पुट ऑप्शंस लेते हो, तो पुट ऑप्शन से कौन से टाइम फ्रेम के होते हैं? लाइक मंथ एंड के वाले स्ट्राइक प्राइस होते हैं, लाइक कौन से स्ट्राइक प्राइस के होते हैं? मैं जनरली अब वो कब आ रहा है तो वो उस पर डिपेंड करता है। अब जैसे हाँ, जैसे कि अभी वो फर्स्ट वीक के अंदर ही आ रहा है तो वो उस मंथ का होगा, मंथ का होगा, या तो उस मंथ का होगा या फिर सेकेंड वीक या थर्ड वीक का होगा। कोई क्राइटेरिया होगा कि इतने वीक के बाद वाले स्ट्राइक? नहीं, मेरे को ऐसे माइंड में कैलकुलेशन मैं लगा लेता हूँ कि जितना जल्दी सस्ता वाला ये है, या फिर मैंने सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक सबके ले लिए। क्योंकि जनरली क्या होता है कि मार्केट वहां पे पहुंचा उसके 7-8 दिन के अंदर अंदर ही करेक्शन आ जाता है। माइलस्टोन का तो काम ही है कि लोगों को फंसाने का, जब भी ऑल टाइम वहां पे रुकेगा नहीं मार्केट। अगर मार्केट पहले इतना बुलिश होके आया तो एकदम हाई पीक पे जाके रुक क्यों जाएगा? साइडवेज वहां पे होने के बहुत कम चांसेस है, 2 से 3 दिन रुक जाएगा फिर गिरेगा, या तो ऊपर जाएगा या गिरेगा। ऊपर गया 24,000 पे, वहां पे हमारा एसएल था 24,300 पे या 200 पे, हमने स्टॉप लॉस बुक करा। लेकिन 25,000 की स्टोरी देख लो, वहां से गिरा मार्केट, थोड़ा सा ऊपर गया, गिरा, हमारे लिए प्रॉफिट बुकिंग हो गई। वो कितने दिन के अंदर हुआ? सिर्फ 1.5 से 2 दिन में। हाँ, तो जितना नियरेस्ट होता है, या फिर उससे 1 हफ्ते बाद से, 2 हफ्ते बाद से, 3 हफ्ते बाद के, तीनों के ले सकते हैं। ऐसे कोई ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास में आपको दिख रहा है कि ये वाला एक्सपायर होने वाला है, हाँ, तो आप उसके बाद में अपनी पोजीशन आगे कर लो, कि दूसरे वाले ऑप्शंस ले लो, उसमें लॉस बुक कर लो, दूसरे वाले में ऑप्शंस में ले लो। अगर मार्केट इतना लंबे पर कभी रुका नहीं है, हाई पीक लेवल पे पहुंचने के बाद, नीचे जाने के बाद मार्केट रुक सकता है। टॉप पे जाने के बाद में मार्केट, मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि वो वहां पे जाके साइडवेज हो रहा है। 25,000 पे रुक गया है तो रुक ही गया, रुक ही गया तो रुक ही गया। कुछ ना कुछ अपने आप न्यूज बन के आ जाएगी, मार्केट अपने आप कोई न्यूज बना देगा, इस कारण से मार्केट गिरा। जब ये सबको पता है कि ये सब बातें मैंने तो सुनी नहीं है कि ऐसी बातें, ये आपका एक्सपीरियंस ही बता रहा है जी, तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज है जिसको हाईलाइट कर सकते। जी बिल्कुल। 25,000 पे अब जैसे मार्केट गया तो आपको 10 न्यूज देखने को मिल जाएगी, जबकि आपको पता है कि ये चीजें सिर्फ परोसी गई हैं आपको। आज कितने भी इवेंट्स देख लो, कितने भी न्यूज देख लो, और बस वो परोसी जाती है ताकि आपको ऐसे लगे कि मार्केट के अंदर रियल में इस रीजन से मार्केट गिरा है। लेकिन रियल रीजन तो ये है कि प्रॉफिट बुकिंग है। अगर मुझे आज 10,000 करोड़ की प्रॉफिट बुकिंग करनी है, मेरे पास नहीं है इतना मनी, मैं बस जस्ट बता रहा हूँ, ऐसे इन्वेस्टर कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर होगा तो वो ऐसे तो बेच नहीं देगा, वो उसकी मार्केटिंग कराएगा। पहले तो कैसे मार्केटिंग कराएगा कि ये स्टॉक बहुत अच्छे हैं, मार्केट बहुत अच्छा है, मार्केट में सुनहरे अफसर हैं, ये है, वो दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स को पैसे खिलाएंगे, दुनिया भर के मैगजीन्स को पैसे खिलाएंगे, दुनिया भर के अलग अलग लोगों को पैसे खिलाएंगे। और फिर वो जब पैसे खिला दिए ना दुनिया भर के लोगों को, तो वो लोगों को माइंड के अंदर आ गया कि अब डीमैट खोलो, स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करो, ये सब करो। तब तो अब वो पोजीशन बन चुकी हो। हाँ, अब यहाँ पे क्या होगा, अब एक नेगेटिव न्यूज डालेंगे, क्योंकि अगर वैसे ही प्रॉफिट बुकिंग कर ली होती तो लोगों को क्या होता कि ये तो है। अब मैं अगर मेरे पोर्टफोलियो में देख रहा हूँ कि मुझे 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है ना, हो रहा है, दिख रहा है, लेकिन बुक तो नहीं करा ना। मैं अगर बोल रहा हूँ मेरा रियल एस्टेट है, मैंने 2 करोड़ में लिया, 3 करोड़ का बिक रहा है, तो मुझे बस पता है कि इतने का बिक रहा है, पर मैं जब तक बेचूंगा नहीं, उसको कैश में कन्वर्ट नहीं करना, जब तक वो प्रॉफिट नहीं है। शेयर मार्केट में भी वही है, अगर मेरे को स्टॉक में प्रॉफिट दिख रहा है तो वो बस इल्यूजनरी है, जब तक मैं उसको बेचूंगा नहीं तो नहीं होगा। मुझे उसको बेचने के लिए प्रॉफिट बुक करना, मतलब
कैश में कन्वर्ट करने के लिए ही मुझे उसको बेचना ही पड़ेगा। कहते हैं ना, जब तक पैसे अब आप पहले मैं उसको प्रमोट करूंगा अच्छे के लिए, फिर मैं उसको बेचूंगा। बेचने के लिए नेगेटिव न्यूज भी कहूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। अगर आपको पता चल गया कि प्रॉफिट बुकिंग, तो लोगों को भरोसा हट जाएगा कि मैं, ये तो प्रॉफिट बुकिंग तो कभी भी हो सकती है, वो प्रॉफिट बुकिंग कभी भी हो जाएगी, तो वो कभी भी विश्वास ही नहीं करेंगे मार्केट, वो बोलेंगे कल को पढ़ ले। तो उनको क्या होता है, न्यूज से बताया जाता है, तो उनको लगेगा अच्छा मैं न्यूज़पेपर पढ़ लूंगा तो मैं सबसे अहेड रहूंगा। इससे बचने का सबसे सही तरीका, आप टेक्निकल स्टडी करो, चार्ट सब दिखा। बिल्कुल चार्ट्स बहुत अच्छी चीजें दिखा देंगे आपको। तो जैसे अब आप देख रहे हो मार्केट कम से कम हो गए 3-4 इयर्स, मार्केट काफी ज्यादा बुलिश है, कोई करेक्शन ऐसा मेजर नहीं आया, अभी बीच में एक आया था, उसके बाद कोई नहीं आया। तो अब जिस लेवल पे मार्केट है, तो आपको क्या लगता है कि कब मार्केट में एक करेक्शन आ सकता है? ऐसा कोई 100% प्रिडिक्शन तो नहीं होता, आपको चार्ट्स बताते हैं। तो मेरा अब उसमें मैंने क्या कर रखा है कि मेरा पैसा अभी डेट फंड में मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है। डेट फंड बेसिकली क्या होते हैं कि उसमें हर दिन पैसे जुड़ते जाते हैं। जैसे आज मैंने लोन दे रखा है किसी कंपनी को, तो उस हिसाब से मेरा वर्क चल रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका हर दिन पैसा इकट्ठा होता रहता है। आप कल को निकालोगे तो उस हिसाब से आपका जो भी टैक्स बनता है उसको अकॉर्डिंग वर्क करता है। STCG या LTCG जो भी बनता है उसमें 3 इयर्स की होल्डिंग पे रहता है वैसे तो, पर उसकी डीपर एनालिसिस नहीं करते। पर मैं डेट फंड में क्यों बैठा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा हैवी है। स्टॉक्स में मैं बहुत धीरे धीरे जो वैल्यूएशन वाली कंपनी देखी, जैसे मैंने महाराष्ट्र सीमलेस बताया, तो वो एक अच्छी कंपनी लग रही है, तो मैंने वहाँ पे अभी थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। पर बाकी किसी कंपनीज में ऐसा ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहा। और एक तरीका और भी है, जरूरी नहीं कि जैसे मेरे 8 कैलकुलेशंस हैं, उसमें से मैं एक तरीका व्यूअर्स को भी बता देता हूँ कि जब ऐसा माहौल बन जाए ना मार्केट में, जहाँ पे उनको सेलर्स को बायर्स चाहिए, और इस तरीके के बायर्स चाहिए जहाँ पे वो इन लोगों को टारगेट करने लग जाए जिनको स्टॉक मार्केट में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं है, तो जब समझ लो कि मार्केट में बहुत ज्यादा कुछ होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई मैगजीन है गृह शोभा। अब वो गृह शोभा कौन पढ़ता है? घर की गृहिणी पढ़ती है, हाउस मेकर्स पढ़ती हैं, फीमेल्स पढ़ती हैं। अगर उनको ऐसा बोला जाए कि स्टॉक मार्केट यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, इतनी कंपाउंडिंग हो गई, गृहिणी भी ये सब कर सकती है, हाँ, तो मतलब मान के चलो, बिल्कुल, जब मान के चलो कि ये एक ऐसा टाइम आ चुका है जहाँ पे मार्केट क्रैश की प्लानिंग चल रही है, या मार्केट में हैवी करेक्शंस आ सकते हैं। ये एक चीज बताई, और भी चीजें होती हैं, पर ये एक बहुत अच्छा वर्क करता है। आप कभी भी ऐसे आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं, आप सारे हर महीने क्रैश शोभा खरीद रहे हैं या कोई ऐसी खरीद रहे हैं, आपके वो काउंटर्स लगे हुए होते हैं, उसके अंदर हर महीने जाकर के वहाँ पन्ने पलट के देख के आ जाओ कि कुछ तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या कुछ तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है क्या, क्योंकि वो इमोशनली फीमेल्स को पिंच कर रहे हैं, जो कि स्टॉक मार्केट में स्पेशली इंडिया में इतना ध्यान नहीं देते। उनको बोला जाता है कैसे गृहिणी अपने पति का साथ दे सकती है इन्वेस्टमेंट करके, कैसे कंपाउंडिंग में हेल्प कर सकती है, कैसे अपने पति की या फिर अपने परिवार की हेल्प कर सकती है, मदद कर सकती है। तो वो कुछ ऐसी चीजें क्रिएट करता है जिससे फीमेल्स को लगता है हाँ, इफ शी कैन डू इट आई कैन ऑल्सो डू इट। तो वो जब माइंड में आ गया ना, तो वो स्टार्ट करेगी कहीं ना कहीं से। अब वो क्या करेगी, उसको पता नहीं, वो सबसे पहले इधर उधर से पूछेगी कौन से स्टॉक खरीदूं, न्यूज चैनल देखेगी, CNBC या जो भी, खरीद लेगी वो स्टॉक, फिर पैसा गया। तो संजय जी, ये अब हमारा एक फनी सेक्शन है जो मैंने अभी करने का ट्राई किया है, तो मैं आपको पहले ही सॉरी बोल देता हूँ कि अगर आपको कुछ भी बुरा लगा हो तो छोटा भाई समझ के माफ कर देना, ठीक है? तो चलो आप ये स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, व्हेन डिड यू फॉल इन लव फॉर द फर्स्ट टाइम? स्टॉक मार्केट मुझे लगा कि ये बैंक निफ्टी का, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं पहले निफ्टी में ही करता था। अगर मैं बैंक निफ्टी में वैसे बहुत अच्छा हो गया था, तो वो 2017 के आसपास की बात है, जब से मेरे को इसका थोड़ा सा 17-18 में मतलब ऑप्शंस का थोड़ा ज़्यादा क्रेज हुआ था। पहले इक्विटी का ही था बिल्कुल, तो 17-18 का है जो भी है मतलब। तो इसमें आपका बिगेस्ट लॉस और बिगेस्ट प्रॉफिट? बिगेस्ट लॉस तो मैंने जो सबसे पहले ही थे वो तो इक्विटी के 21 लाख रुपीज पर डे। बैंक निफ्टी में आई गेस होगा 7-8 तो होगा, ये इंट्राडे के अंदर ही। बिगेस्ट प्रॉफिट मेरे ख्याल से 23 लाख 24 लाख का है। ओके, नाइस। सेकंड क्वेश्चन है, डिड यू रिमेम्बर योर फर्स्ट डे एवर स्टॉक मार्केट के साथ? बैंक निफ्टी। अच्छा, तो ये फर्स्ट ट्रेड नहीं, याद नहीं है, क्योंकि मैं जब भी ट्रेड करता हूँ ना, तो वो इतने छोटे अमाउंट की होती है। जब मेरे को किसी चीज में एक्सपोजर लेना है तो मैं बहुत छोटे अमाउंट से करता हूँ। जनरली लोग इसका अपोजिट करते हैं,
किसी को देखा ट्रेड करते हुए, उसको सीखा और उससे, या सीखा या बिना सीखे उससे जब बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं कि इतने छोटे अमाउंट से क्या मिलेगा। मैं बहुत छोटे अमाउंट से करता था, जैसे 1,000 2,000 चाहे कितने पैसे हो। 1,000 2,000 छोटा अमाउंट नहीं है आपके लिए। हाँ मतलब आप, मेरे लिए तो है ही छोटा, पर मैं मतलब उसमें करता था कि मेरे को ज़्यादा बड़ा अमाउंट लेना ही नहीं है। ज़्यादा बड़ा अमाउंट करके करूंगा और उसमें प्रॉफिट मिल गया तो मैं अगले लॉस में जाने वाला हूँ या अगले हफ्ते जाऊंगा। तो पहले उसमें प्रैक्टिस करूंगा। अच्छा, एक हफ्ता चल गया, एक महीना और चलाऊंगा। स्टूडेंट्स को भी मेरी यही सलाह रहती है, जो मेरे स्टूडेंट्स है, कि आपके पास में 1 करोड़ रुपए भी है, 10 करोड़ रुपए भी है, तो भी 10,000 रुपए से ऊपर मत जाना, या तो 5,000 या 10,000 मैक्स टू मैक्स। इतने में जितने लॉट आ जाते हैं या जितनी इक्विटी आती है सिर्फ उससे ही ट्रेड करो, 1 महीना अच्छा करो, फिर आगे जाओ। तो याद ही नहीं है एक्चुअली में कि कौन सा था, पर हाँ ऐसा रहता है ना कि ये लॉसेज इतना बड़ा दिन था, ये प्रॉफिट इतना बड़ा दिन था, तो वो थोड़े थोड़े मंथ्स याद रहते वही 2017 17-18 की बात है, तो वो नवंबर की बात होगी या फिर दिसंबर में, इन दोनों साल में से कोई महीना होगा जिसमें अच्छे अच्छे प्रॉफिट या अच्छे अच्छे लॉसेज हुए। हैव यू एवर चीटेड स्टॉक मार्केट। लाइक कि आपको, मैंने देखा है कि आपको आपके पसंद है। आपकी क्वेश्चन से मैं पहले घबरा जाता हूँ कि किसी लड़की की तो बात नहीं हो रही, तो चलो ठीक है। पर हाँ यहाँ पे मतलब चीटिंग का तो मतलब यहाँ पे मेरे को लगता है स्टॉक मार्केट तो पूरा काम ही मैनिपुलेशन पे ही चल रहा है। तो सामने वाला अगर मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है तो बस हम उसको समझ ही सकते हैं चार्ट के। चीटेड इन द सेंस कि आपको बैंक निफ्टी पसंद है, आप बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो, हाँ। तो आपने बैंक निफ्टी को अवॉइड कर दिया कि यार अब करना ही नहीं इसे। हाँ, उसने मेरे को धोखा दिया तो मैंने भी उसको धोखा दे दिया। कहीं एक बार मेरी ट्रेड सही नहीं बैठी तो मैंने भी उसको बोला कि चलो निकलो। तो फिर मैंने उसके अंदर इक्विटी के अंदर वापस से जंप लगा लिया, या फिर निफ्टी के अंदर ट्रेड कर लिया, या फिर फ्यूचर्स पे शिफ्ट हो गया ऑप्शन से। अब तो मैं फ्यूचर्स बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांसैक्शनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, क्योंकि वो ट्रांसैक्शन बहुत बड़ा बन जाता है, टर्नओवर पे होता है वो, तो वो मैं करता नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मैंने बैंक निफ्टी से कई बार ऐसा करना है। आपको किस इंडेक्स से सबसे ज्यादा डर लगता है? इंडेक्स से काफी सारे हो गए हैं। हाँ, फिन निफ्टी मैं बोल सकता हूँ कि शुरुआत में जब वो आया था तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे लोग उसके अंदर करते हैं ना। फिन निफ्टी, हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंदर काफी मूवमेंट्स हो गए कि मतलब वो थोड़ा मेरे को अनप्रेडिक्टेबल लगता है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ बैंक्स नहीं है, तो एनबीएफसीज क्लस्टर अलग ही है, वो थोड़ा सा वहाँ पे ज्यादा वॉलेटिलिटी है, तो आप अवॉइड ही करते हो फिन निफ्टी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं, ये एक लास्ट क्वेश्चन है इसका, और मैं पहले ही आपको सॉरी बोल देता हूँ जी। विच पोजीशन डू यू प्रेफर, शॉर्ट और लॉन्ग? तो मैं लॉन्ग लेता हूँ, लेकिन मैं लॉन्ग में पुट करता हूँ। तो ये मतलब समझ जाओ, मुझे समझ अगर मैं इसको बोलूँ तो ये 69 हो गया। तो ये मतलब थोड़ा सही है सबके लिए, बट ये मतलब मैं लॉन्ग लेता हूँ अगर मार्केट जैसे कभी भी मेरे को लगता है ना। तो अगर मैं स्कैम 1992 की वो बात करूँ, मैं मंदोड़िया हूँ थोड़ा सा। मंदोड़िया में इसलिए क्योंकि मार्केट में सभी बुलिश हो जाते हैं, तो मुझे जहाँ पे अपॉर्चुनिटी लगती है मैं वहाँ पे थोड़ा लॉन्ग ले लेता हूँ पुट ऑप्शंस के लिए। तो आंसर इज रिवर्स 69। बिल्कुल। अब ये सेक्शन खत्म हो गया, एक और सेक्शन है आपके लिए, ठीक है, छोटा सा ही सेक्शन है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये छोटा सा आपके लिए रैपिड फायर राउंड। तो 2 ऑप्शंस दूंगा आपको, एक सिलेक्ट करना है, बहुत इजी। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग? हार्ड है बड़ा, पर ठीक है, इन्वेस्टमेंट। रीजन ये कि उसमें कंपाउंडिंग बहुत अच्छी होती है, ट्रेडिंग में आपको स्क्रीन टाइम बहुत देना पड़ता है। तो मेरे लिए पर्सनली ट्रेडिंग थोड़ा सा अब ऐसा हो गया, अगर थोड़ा टाइम पहले पूछते तो दोनों ही बोलता, पर अभी मैं इन्वेस्टमेंट ही बोलता। ओके। स्कैल्पिंग और रैली? रैली 100%। मैं गोइंग विद द ट्रेंड वाला पर्सन हूँ। स्कैल्पिंग पहले भी सूट नहीं करती, तो अब तो बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ आफ्टर टैक्सेस जो भी अभी चल रहा है सिनेरियो, तो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं है। लव और फ्रेंडशिप? फ्रेंडशिप विद स्टॉक्स, और ये पर्सनल लाइफ? ये पर्सनल लाइफ है, तो वैसे तो बहुत है, पर लव। ओके, देख लो दोस्तों। समर और विंटर? समर और विंटर? विंटर ऑफ कोर्स। मेरे समर्स में लॉसेस भी ज्यादा हो गया, विंटर्स में प्रॉफिट होता है। मंथली रिटर्न और डेली रिटर्न? मंथली। मंथली, ओके। स्टॉक्स और ऑप्शंस? 101% स्टॉक्स। क्यों स्टॉक्स? भरोसे में रिलायबल है, और जीरो होने के चांसेस बहुत कम है। ऑप्शन तो होते रहते हैं जीरो।
ये थोड़ा एक टफ क्वेश्चन होगा आई गेस, मनी और हैप्पीनेस। आई गेस अच्छा दोनों में से एक ही चूज कर। मनी। रैपिड फायर है, थोड़ा जल्दी आंसर करना पड़ेगा। मनी। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म, ओके। निफ्टी और बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी। अंबानी और अडानी। अंबानी। रीजन? समझते हैं बिजनेस को, मतलब हार्ड वर्किंग है, ऐसा नहीं है कि मतलब छोड़ रखा है कि ऐसा, पर पूरी फैमिली अगर किसी चीज में जाती है तो वो करती है। बिल्ड किया उन्होंने। अदानी भी मैं सेकंड नंबर पे बोलूंगा, क्योंकि वो फर्स्ट जनरेशन है जिन्होंने इतना जल्दी इतना कॉर्पस कर दिया है। तो पर एक अंबानी पे अलग ही है, मतलब डेवलपमेंट जो ग्रोथ करी है धीरू भाई, देखा होगा कुछ टाइम। हाँ टाइम तो वो चीजें जो करी है उन्होंने, वो और उनकी पूरी फैमिली लगता है कि हाँ डेडिकेटेड है कि करती है, ऐसा नहीं कि पैसा पड़ा है तो मतलब लेट इट बी। उनको घुसना है हर चीज में। आज कॉफी दिख गई तो कॉफी में चले जाएंगे, ये ब्रांड दिख गई तो उसका कॉपी करने की कोशिश करेंगे। लोगों ने ऑनलाइन स्टोर बनाया तो इनको भी जियो मार्ट बनाना है, कहीं छोड़ते नहीं है। कई होते हैं बिजनेसेस कि हम सेटल हैं इसमें ही करेंगे, लेकिन उनको पता है कि हम यहाँ पे आके स्टॉप हो चुके हैं, तो आप दूसरी चीजों में लाइक आप रिलेट कर पा रहे हो। हाँ कि वो मतलब रुक नहीं रहे हैं, दे आर नॉट स्टॉपिंग, दे आर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड कि अब ये अपॉर्चुनिटी आई है ये कर लो, ये अपॉर्चुनिटी आई है ये कर लो। जैसे मैंने भी आपसे बात करें, मुझे पता लगा आपका भी नेचर इसी टाइप का है, राइट? थोड़ा सा। लव मैरिज और अरेंज मैरिज? 101% अरेंज मैरिज। बट आपने चूज किया था लव। अरेंज जिससे करिए उससे लव करना चाहिए। ओके। फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ? मेंटल। बुलिशनेस और बियरिशनेस बताइए आप। स्टॉक में बुलिश और ऑप्शंस में बियरिश। हर्षद मेहता टाइम और रतन टाटा से? ये बड़ा टफ है, दोनों ही मेरे फेवरेट है एक्चुअली। अगर टाटा अभी डाला आपने पर्सनली रिसर्च करके क्वेश्चंस डाले हैं? फिर तो रतन टाटा सर। क्यों? क्योंकि एक अगर मैं देखूं तो वो मेरे फेवरेट है। अगर उन्होंने किसी ने मिडिल क्लास के बारे में या फिर किसी ने जनरली नॉर्मली लोगों के लिए भी सोचा है ना, एनिमल्स के लिए, या फिर किसी ने ये सोचा कि एक उनकी स्टोरी है बहुत फेमस है कि अभी तो रील्स बनने लगी है, पहले तो लोगों को पता भी थी। टाटा लोग करके एक उनकी बुक्स है, उनके ही राइट हैंड है हरीश भट्ट। अगर उनकी बुक्स पढ़ेंगे लोग तो उनको काफी कुछ समझ में आएगा। मैंने उनकी सारी बुक पढ़ी है, तो टाटा से रिलेटेड काफी स्टोरीज है। उन्होंने डीपली बताया, इवन नैनो के लिए भी बताया हुआ है कि उन्होंने एक बार कार चला रहे थे तो वो उनको एक बार दिखा कि मिडिल क्लास लोग परेशान हो रहे हैं, तो उनके लिए मैं कार बनाऊंगा और वो 1 लाख रुपए तक की बनाऊंगा। ऑल तो वो लोगों ने अपनी रेपुटेशन के चक्कर में खरीदी नहीं कि हमें सस्ती लगेगी, पर वो रियल केस था कि उनको यही चीज सोची थी। हाँ, और उनको कोई प्रॉपर्टी नहीं मिल रही थी प्लांट बनाने के लिए, कुछ भी नहीं मिल रहा था, लेकिन उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ अलग अलग जगह जाके सेट करा, फिर उनको गुजरात में हेल्प मिली इस चीज से रिलेटेड। दैट्स रतन जी। नाइस। स्पाइसी और स्वीट? स्वीट। अभी शुगर छोड़ के बैठा हूँ। मॉर्निंग पर्सन और इवनिंग पर्सन? मॉर्निंग। मॉर्निंग, उठ जाते हो जल्दी। जी। टारगेट और स्टॉप लॉस? मेरी कंपनी का नाम टारगेट अकाउंट से, तो टारगेट। बट ये इसका क्वेश्चन ये था कि पहले क्या लगाते हो? मैं दोनों ही लगाता हूँ, स्टॉप लॉस पहले लगाता हूँ वैसे तो, पर वो इसलिए क्योंकि सिक्योरिटी हो जाए, लेकिन मेरा ध्यान फोकस टारगेट में है तो इसलिए पहले स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ। मार्केट का फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ? दोनों। एक मेजरली सेकंड हाफ। सेकंड हाफ, ओके। क्यों उसका रीजन सेकंड हाफ? वॉलेटिलिटी थोड़ी सी बिहेवियरल हो जाती है, और जब आप 12 बजे के बाद में मार्केट को देखते हो तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाता है कि क्या जा रहा है, ट्रेंड कहाँ पे है। अगर एक ही जगह कैंडल्स है तो आपको समझ में आ चुका है मार्केट। अगर अप एंड डाउन कैंडल्स जा रही है तो आपको 1-1:30 बजे 2 बजे तक अच्छी ट्रेड पता चल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और फर्स्ट हाफ क्यों नहीं उसमें ऐसा कुछ? फर्स्ट हाफ में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन मुझे फर्स्ट हाफ एक्सपायरी डेज पे भी बहुत पसंद है। ओके, ये आपने अभी एक्सपायरी डेज बोल दिया। मेरा क्वेश्चन ये था, एक्सपायरी डेज और नॉर्मल डेज, लाइक इसमें एक्सपायरी ना हो। अगर नॉर्मली ऑप्शंस की बात करें तो एक्सपायरी डेज, वैसे बात करें इक्विटी के तो सारे डेज पसंद है। ट्रैप ट्रेडिंग या लाइक रिवर्स ट्रेडिंग और ब्रेकआउट ट्रेडिंग, जहाँ ब्रेकआउट होता है लेवल? ब्रेकआउट।
ब्रेकआउट। रिवर्स भी मैं करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ लाइक अगर वो कोर पोर्टफोलियो के अच्छे स्टॉक्स हैं तो आपको एक जो पर्सनली पसंद है, पर्सनली जो पसंद है दैट इज ब्रेकआउट। स्पोर्ट्स कार और लग्जरी कार्स? लग्जरी। रॉल्स रॉयस। इंडिया और दुबई, आपने बताई दिया। बिल्कुल इंडिया। आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप कि आपको भी मजा आया होगा इस पॉडकास्ट में। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप भी यहाँ पे आए दिल्ली से जयपुर, अच्छा लगा आपने। आई होप मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाया हूँ। बहुत। चलो इस वीडियो करते हैं एंड, आपको मिलते हैं अब सीधा नेक्स्ट वीडियो पे।